हेलो मेरे स्टूडेंट्स। तो बच्चों एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस में लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, उसमें हमने जो आपकी ब्रेन की तीनों ग्लैंड्स हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पीनियल ग्लैंड, इनके हार्मोन्स देखे, उनके फंक्शंस देखे। देन वी हैव डिस्कस अबाउट द थायराइड एंड पैराथायराइड एंड लास्टली थाइमस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे। ठीक है, ये सभी ग्लैंड से कौन कौन सा हार्मोन निकलता है, किसका क्या फंक्शन है, ये आपको एकदम बाय हार्ट लर्न होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इस चैप्टर से इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे कि इस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, या इस हार्मोन का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है, या अगर उसका आपकी एनसीईआरटी में कोई डिसऑर्डर दे रखा है उसकी डेफिशिएंसी का या उसके एक्सेस का, तो वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारी जो ग्लैंड है वो है एड्रीनल ग्लैंड। ओके, इन सभी के लेक्चर्स ऑलरेडी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सीरीज में अवेलेबल है। यहाँ पर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो एड्रीनल ग्लैंड के बारे में अगर हम देखें बच्चों, तो आपको बेसिक पता है कि ये ग्लैंड कहाँ होती है, हमारे किडनी के ऊपर एपेक्स के वाले पार्ट पर। इस ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स, इनर को मेड्यूला कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यहीं पर डायग्राम में ही लिखकर रख लेना है। मैंने पढ़ाते वक्त बताया था कि कॉर्टेक्स से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं उनको कहते हैं कॉर्टिकॉइड्स, जबकि मेड्यूला वाले रीजन से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं उनको कहते हैं, उनमें आते हैं हमारे इमरजेंसी हार्मोन, दैट इज एड्रीनालिन एंड नॉर एड्रीनालिन। ठीक है, आपको इसका दूसरा नाम भी याद रखना है बच्चों। एड्रीनालिन को एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है और नॉर एड्रीनालिन को नॉर एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। यहाँ पर ये जो नॉर वर्ड आ रहा है ना, दैट इज NOR, नॉर, ये नॉन नहीं है, NON नॉन नहीं है, जैसे सेंस नॉन सेंस, तो ये तो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। बट यहाँ पर ये दोनों हार्मोन्स एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते, बल्कि सिमिलर फंक्शंस करते हैं। सिर्फ इनका केमिकल नेचर अलग अलग है, इसलिए ये दो तरह के हैं। उसमें भी अगर आप देखेंगे तो ग्लैंड से जो मेजर हार्मोन सिक्रीट होता है 80% वो यही है, 20% अमाउंट नॉर एड्रीनालिन का है। ठीक है, तो मेड्यूला तो इमरजेंसी हार्मोन्स बनाता है। इमरजेंसी हार्मोन्स जब भी हमें कोई किसी चीज से डर लग रहा है या हम किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए, कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन है, तो उस समय हमारी बॉडी को तैयार करने का काम करता है। जबकि अगर हम कॉर्टेक्स की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको याद करने में आप लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो एक बार मैं क्विक रिवीजन दे देती हूँ। पढ़ा रखा है मैंने अच्छे से कि कॉर्टिकॉइड से 3 तरह के हार्मोन सिक्रीट होते हैं। अच्छा, उससे भी पहले एक और बात कि ये स्टेरॉइडल हार्मोन्स है। यू ऑल नो ना कि हार्मोन्स का केमिकल नेचर क्या है, पॉलीपेप्टाइड। हार्मोन्स आर द प्रोटीन चेन, बट कौन से दो टाइप के हार्मोन्स हमारे में प्रोटीन के नहीं बने बल्कि लिपिड यानी स्टेरॉइड्स के बने हैं। एक तो कॉर्टिकॉइड्स, ये वाले नहीं, सिर्फ ये कॉर्टिकॉइड्स, और दूसरे हमारे सेक्सुअल हार्मोन्स यानी कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरॉन, ये स्टेरॉइडल हार्मोन्स हैं बच्चों। बाकी पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन हार्मोन्स हैं। ठीक है, तो अगर हम कॉर्टिकॉइड्स की बात करें, उसमें भी अगर यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि अगर आप ये देखोगे ना इमरजेंसी हार्मोन्स, तो इमरजेंसी हार्मोन्स जो है हमारे, उन्हें कहा जाता है अमीनो एसिड डेरिवेटिव। ये भी एग्जैक्टली पॉलीपेप्टाइड नहीं है भाई। पॉलीपेप्टाइड चेन का मतलब तो ये हुआ ना कि बहुत सारे अमीनो एसिड्स एक दूसरे से जुड़कर एक चेन बनाए, तब आप उसको प्रोटीन मानेंगे। तो ये जो हमारे इमरजेंसी हार्मोन्स हैं, ये प्रोटीन की चेन नहीं है बल्कि सिंगल अमीनो एसिड के डेरिवेशन से बने हैं, तो इसलिए इनको पॉलीपेप्टाइड ना कह के अमीनो एसिड डेरिवेटिव कहा जाता है। तो आपको दिमाग में याद रखना है कि यार हमारी एड्रीनल ग्लैंड के दोनों ही हार्मोन, चाहे वो कॉर्टिकॉइड्स हो या इमरजेंसी हार्मोन्स हो, ये पॉलीपेप्टाइड नहीं है बल्कि कोई और ही केमिकल नेचर रखते हैं। ठीक है, अब इसमें भी कॉर्टिकॉइड्स में आपने याद कर रखा है 3 तरह के कॉर्टिकॉइड्स बनते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, देन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड देन सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, है ना। ये सेक्स कॉर्टिकॉइड्स सिर्फ 10% ही होते हैं और इनका जो नेचर है वो किसकी तरह होता है, बिल्कुल सेक्सुअल हार्मोन्स की तरह होता है। ठीक है, इन तीनों के लिए आपको इसमें लेयर्स का नाम भी ध्यान रखना है। ये जो हमारा कॉर्टेक्स वाला रीजन है, इस कॉर्टेक्स वाले रीजन में मैंने आपको बताया था ये 3 लेयर्स में डिफरेंशिएटेड रहता है। सबसे बाहर वाली लेयर G, देन F, देन R, GFR। अंदर की तरफ आपको GFR याद रखना है, G फॉर ग्लोमेरुलोसा, F फॉर फेसिकुलेटा एंड R फॉर रेटिकुलरिस। ठीक है, तो GFR की सीक्वेंस में ही आपको हार्मोन्स भी याद रखने हैं। ग्लोमेरुलोसा से ये बनेगा, फेसिकुलेटा से ये बनेगा और रेटिकुलरिस से ये वाला हार्मोन बनेगा। ठीक है, तो GFR में आपको हार्मोन्स के नाम पता होने चाहिए। उसमें भी अगर किसी को कंफ्यूजन है कि मैम ये कैसे याद रखें कि ग्लोमेरुलोसा से पहले मिनरेलो लिखे या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लिखे, तो हमेशा याद रखो G और G साथ में नहीं आता।
यानी बाहर की लेयर तो हमें पता ही है GFR से ग्लोमेरुलोसा है, तो फर्स्ट लेयर से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नहीं बनाने आपको, बल्कि उसका दूसरा यानी मिनरेलोकॉर्टिकॉइड बनाना है। ठीक है, सब हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ब्रीफ दे रही हूँ। उसमें भी मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का जो मेजर एग्जाम्पल आप पढ़ते हैं, जो हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, याद है आपको एल्डोस्टेरॉन। हमारा जो रास सिस्टम है, उस रास सिस्टम में जब वो एक्टिवेट होता है तो एड्रीनल कॉर्टेक्स पर जाकर एल्डोस्टेरॉन निकलता है ना, वो यही मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है बच्चों। उसके नाम में ही आ रहा है मिनरल, क्योंकि ये सोडियम एंड वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। ठीक है, इसी तरह ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का मेजर हार्मोन कौन सा है? कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल का नाम सुना है आपने, पढ़ा रखा है मैंने। कॉर्टिसोल क्या करता है? ग्लूको यानी कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म को करवाता है, जैसे थायराइड हार्मोन करवा रहा था वैसे ही, प्लस प्रोटीन्स, लिपिड सभी के मेटाबॉलिज्म में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये एक तरह से मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, और भी बहुत सारे फंक्शंस करता है कॉर्टिसोल, मैंने लेक्चर में पढ़ा रखा है, आप लोगों को वहां से देख लेना। ठीक है, और सेक्स कॉर्टिकॉइड सिंपली ये थोड़ा सा एंड्रोजन्स की तरह काम करते हैं। एंड्रोजन्स किसको कहते हो आप? मेल हार्मोन्स को या फीमेल हार्मोन्स को? मेल हार्मोन्स को एंड्रोजन्स कहते हैं ना। तो जो सेक्स कॉर्टिकॉइड है, भाई ग्लैंड तो कॉमन है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, एड्रिनल ग्लैंड इज कॉमन। तो इस एड्रिनल ग्लैंड के सबसे अंदर वाली लेयर रेटिकुलरिस, कॉर्टेक्स की सबसे अंदर वाली लेयर रेटिकुलरिस से जो हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, वो हार्मोन एंड्रोजन्स यानी मेल हार्मोन की तरह बिहेव करता है। इसीलिए ये एक्चुअली में जो हेयर ग्रोथ है उसको इंड्यूस करता है, चाहे वो मेल में ये ग्लैंड हो चाहे फीमेल में ग्लैंड हो। ठीक है, जो भी प्यूबिक हेयर, एक्सिलरी हेयर, जो भी हेयर है, उनकी ग्रोथ को ये रेगुलेट करता है। ठीक है, क्लियर? तो ये आपको, और अच्छा इसमें भी एक चीज और बता देती हूँ, दिमाग में आई है तो वैसे मैं पढ़ा चुकी हूँ कि फिर अगर ये कॉमन है हेयर ग्रोथ के लिए, देन व्हाई हेयर ग्रोथ इज मोर इन मेल्स? क्योंकि मेल्स में टेस्टोस्टेरॉन है, तो टेस्टोस्टेरॉन तो क्या करेगा, वो तो हेयर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ही, तो मेल्स में हेयर की ग्रोथ ज्यादा होती है, फीमेल्स में कंपैरेटिवली कम होती है, बट दिस हार्मोन इज कॉमन इन बोथ। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? तो इस तरह से क्विक रिवीजन आपके दिमाग में होना चाहिए किसी भी ग्लैंड को जब आप पढ़ रहे हैं, तो आपसे उसके क्वेश्चंस आराम से होंगे। ठीक है, डिसऑर्डर्स आपके इसमें ज्यादा है नहीं, इमरजेंसी हार्मोन का तो कोई डिसऑर्डर हमें पढ़ना नहीं होता। अगर हम कॉर्टेक्स में देखें तो यहाँ पर ये बहुत बार नीट में क्वेश्चन आया है एडिसन्स डिजीज पर। एडिसन्स डिजीज क्या होती है, आपको ध्यान रखना है बच्चों, अंडर प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिकॉइड्स। ये जो हमारे कॉर्टिकॉइड्स है जो एड्रीनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट हो रहे हैं, अगर ये कम सिक्रीट होंगे, इनका हाइपो सिक्रीशन अगर होगा, तो फिर उसकी वजह से देखो, आप ध्यान से देखो, ये तो वैसे ही कम अमाउंट में है, तो मेनली आपको ये दोनों देखना है। ठीक है, आपके बुक में लिखा नहीं, बट इन दोनों में से भी मेन जो इफेक्ट पड़ता है वो इस पर पड़ता है। अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कम सिक्रीट होंगे, कॉर्टिसोल कम सिक्रीट होगा, तो मेटाबॉलिज्म धीरे होगा। मेटाबॉलिज्म धीरे होगा तो फिर हमें एनर्जी कैसे मिलेगी? एनर्जी नहीं मिलेगी तो बट ऑब्वियस अक्यूट वीकनेस की प्रॉब्लम होगी, फटीग रहेगा। तो बस इसी डिजीज को कह देते हैं एडिसन्स डिजीज। ठीक है, पहले बहुत पहले हार्मोन्स की डिजीजेस पे बहुत डिटेल में क्वेश्चंस आते थे 15-20 साल पहले, अब नहीं पूछते हैं, तो प्लीज किसी भी डिजीज के डिटेल में आपको नहीं जाना। ठीक है, बस ये थोड़े मिलते जुलते वर्ड है ना, जैसे कल हमने थायराइड में ग्रेव्स डिजीज देखा था, यहाँ पर एडिसन्स डिजीज आ गया। तो इस तरह से जो साइंटिस्ट के नाम के बेस पर डिजीजेस है उनको मिक्स मत करना आप लोग। ठीक है, क्लियर है ये एकदम अच्छे से? एड्रिनल ग्लैंड क्या क्या करती है, कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करती है। चलिए, अच्छा हाँ, एक ये चीज, ये वाला वर्ड रह गया बताने से, ये जो आपने चार्ट बनाया ना यहाँ पर, इनको कैटेकोलामाइंस लिख लेना। मेड्यूला से जो दो इमरजेंसी हार्मोन्स निकल रहे हैं उनको कॉमनली कहते हैं कैटेकोलामाइंस। अमीन डेरिवेटिव है तो अमीन्स आ गया, कैटेकोलामाइंस इसका पूरा नाम है। ठीक है, क्लियर? ये आपको ध्यान है बच्चों? पिट्यूटरी ग्लैंड इस ग्लैंड को सिग्नल कैसे भेजती है, याद है? कौन सा हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से इसको स्टिमुलेट करेगा? ACTH। इसका नाम है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, क्योंकि ये सिर्फ कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है। तो फिर मेड्यूला को कौन स्टिमुलेट करता है? मेड्यूला को कोई हार्मोन स्टिमुलेट नहीं करता, बल्कि हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट करता है। जब भी हम किसी FFF कंडीशन में होते हैं, FFF का मतलब फाइट, फ्लाइट और फ्राइट, हमें किसी से डर लग रहा है, हमें वहां से भागना है, हमें फ्लाइट, फाइट और फ्राइट, या हमें किसी से लड़ाई करनी है ना, तो इनमें से किसी भी कंडीशन में हमारी बॉडी को तैयार
करने के लिए हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होता है और वही सिंपैथेटिक नर्व्स मेड्यूला को सिग्नल देती है कि भाई इस हार्मोन को भेजो। अब ये हार्मोन हमें कैसे तैयार करेगा बताओ? ये हार्मोन बहुत सारे, इसके रिसेप्टर बहुत सारी जगह है बॉडी में। जैसे ये ब्रेन के कुछ सेंटर्स में जाकर हमारी अलर्टनेस को बढ़ा देता है, ठीक है। हमारे जनरली मैंने आपको बताया था कि सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो चीजों को स्टिमुलेट करता है। तो आपने ऐसे सुना है कि कई बार हम बोलते हैं डर के मारे आंखों का फैल जाना, पुतली का फैल जाना, यानी प्यूपिलरी डायलेशन होता है, क्योंकि इसके रिसेप्टर है। अगर एड्रिनल सिक्रीट होगा, एड्रेनालिन सिक्रीट होगा तो प्यूपिल पे एक्ट करेगा और प्यूपिल को डायलेट करेगा, ठीक है, जिससे हमारा जो विजन वाला पार्ट है वो और अच्छे से हो, हम दूर तक देख पाए, ठीक है। पाइलो इरेक्शन, गूजबम्प आना तो इज वेरी कॉमन, रोंगटे खड़े हो जाना, वो भी एड्रेनालिन की वजह से ही होता है, ठीक है। देन पसीना क्यों आता है, इसका क्या रिलेशन है? जब भी हम किसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं तो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है बच्चों। हमारी सेल्स को उस समय ज्यादा काम करना है ना, तो सेल्स को एटीपी चाहिए, तो फूड का ऑक्सीडेशन बढ़ जाएगा। अगर फूड का ऑक्सीडेशन बढ़ेगा तो बट ऑब्वियस एटीपी के साथ हीट भी बनेगी, हीट ज्यादा बनेगी तो स्वेट ग्लैंड स्वेटिंग स्टार्ट कर देंगी, ठीक है। तो इसलिए इमरजेंसी सिचुएशंस में स्वेटिंग आना इज वेरी कॉमन। कुछ लोगों को एंजाइटी, सबको ही लगभग, हार्ट पे भी एड्रेनालिन का स्टिमुलेटिव एक्शन ही है, एंजाइटी भी होती है, ठीक है। प्लस आपने नोट किया होगा कि जो हमारा वाजोडाइलेशन भी होता है कई जगह, यानी हमारे जो सेल्स हैं उनकी तरफ ब्लड फ्लो को बढ़ा दिया जाता है, स्पेशली पेरिफेरल, जो हमारे हैंड्स हैं, लेग्स हैं, उनकी तरफ ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कौन करवा रहा है? ये सब आपका एड्रेनालिन करवा रहा है। हार्ट को और स्ट्रेंथ से कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा कि ज्यादा तेजी से हार्ट ब्लड को पंप करो, बॉडी को ब्लड की जरूरत है, क्योंकि जितना जल्दी और जितना ज्यादा ब्लड ऑर्गन्स तक पहुंचेगा उतना ही फूड और ऑक्सीजन मिलेगी, है ना। अब ऑक्सीजन ज्यादा दे रहे हैं तो फिर रेस्पिरेशन भी तेजी से करो तो हमारी रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ जाएगी। मतलब सब कुछ एक दूसरे से लिंक्ड है। जो भी इमरजेंसी कंडीशन में हमारी बॉडी में हम देखते हैं चेंजेस, वो सब यही एड्रेनालिन करवा रहा है, क्योंकि इसके रिसेप्टर्स लगभग हर जगह है। डिपेंड करता है ये कहाँ जाके क्या एक्शन करेगा, ठीक है। क्लियर है क्या? ध्यान रहेगा आपको। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों कि इसने सब कुछ कर दिया, सेल्स को ऑक्सीजन दिलवा दिया, फूड दिलवा दिया, है ना, सब कुछ करवा दिया, बट मान लो सेल्स में फूड का ऑक्सीडेशन ही नहीं हो रहा तो फिर कैसे काम चलेगा? तो इसको सेल को एक और सिग्नल देना पड़ता है कि तुम क्या करो, तुम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन फास्ट करो, फटाफट फटाफट ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करो। पर सेल्स को ग्लूकोज मिलेगा कहाँ से? अगर उस वक्त हमारे ब्लड में खूब अच्छा खासा ग्लूकोज है तो वो दिलवा देगा सेल्स को, लेकिन अगर ग्लूकोज की कमी है या इतना सफिशिएंट ग्लूकोज नहीं है तो फिर हमारा रिजर्व फूड क्या है? ग्लाइकोजन। तो लिवर में जाकर ये ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को बढ़ाते हैं। जो कैटाकोलामाइंस हैं, जो इमरजेंसी हार्मोन्स हैं, पूछ सकते हैं आपसे, ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस करेंगे या ग्लाइकोजेनेसिस करेंगे? दो वर्ड्स हैं जो इस चैप्टर में बहुत जगह आए हैं, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, कंफ्यूज तो नहीं है ना आप लोग? वैसे मैं पढ़ा चुकी हूं। और एक है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन को तोड़ना, यानी ग्लाइकोजन से ग्लूकोज को बनाना, ठीक है। और ग्लाइकोजेनेसिस यानी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन को बनाना। अगर हमें फूड स्टोर करना है तो ग्लाइकोजेनेसिस होगा, लिवर में ही होगा। अगर हमें फूड की जरूरत है तो ग्लाइकोजन का लाइसिस होगा, यानी फूड की सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी। सप्लाई इंसुलिन करवाएगा, पर ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन कौन करवाएगा? बहुत सारे हार्मोन्स कराते हैं, उनमें से एक है इमरजेंसी हार्मोन्स, ठीक है। समझ में आ गए? ये दोनों वर्ड्स मिक्स तो नहीं करोगे। एक और वर्ड होता है ना इससे मिलता जुलता, ग्लाइकोलाइसिस। कुछ बच्चे ग्लाइकोलाइसिस को समझते हैं मैम ग्लाइकोजन का लाइसिस, इसका मतलब रेस्पिरेशन भूल गए। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब ग्लाइको यहाँ ग्लूकोज के लिए आया है। याद करो, रेस्पिरेशन में जब ग्लूकोज पाइरुवेट में बदलता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। दिस इज ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ठीक है। इसका इन दोनों से कोई रिलेशन नहीं है। डन, ठीक है। तो कुछ भी रटना नहीं है आपको हार्मोन्स के फंक्शंस में, आपको सब कुछ समझ के याद करना। और एक और बात हमेशा के लिए हमेशा याद रखा करो कि कोई भी हार्मोन अगर ग्लाइकोजन का लाइसिस करवा रहा है ना, कोई भी हार्मोन अगर ग्लाइकोजेनोलाइसिस करवा रहा है बच्चों, ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब ग्लाइकोजन को कह रहा है कि तुम टूट के ग्लूकोज बनाओ, क्योंकि बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत है। तो वो हार्मोन दो फंक्शंस और करेगा हमेशा हमारी बॉडी में। कौन से दो फंक्शंस? लाइपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस। अगर उसे लगेगा यार ग्लाइकोजन खत्म हो गया, अभी भी सेल्स को ग्लूकोज चाहिए, तो अब वो एडिपोज टिश्यू में जाकर वहां से लिपिड्स को लाएगा और लिपिड्स के ब्रेकडाउन को बढ़ा देगा, यानी लिपिड्स
से भी ग्लूकोज बनवाएगा। दिस इज कॉल्ड लाइपोलाइसिस। तो कोई भी हार्मोन जो ग्लाइकोजेनोलाइसिस करेगा वो लाइपोलाइसिस करेगा ही करेगा, मतलब डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द बॉडी। बट ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ तो वो ग्लाइकोजेनेसिस कर रहा है, ग्लाइकोजेनेसिस कर रहा है और एक तरफ लाइपोलाइसिस कर रहा है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी फंक्शन हो गए। अगर कोई ग्लाइकोजन को बनाएगा तो वो लिपिड्स को तोड़ेगा नहीं, बल्कि लिपिड्स को भी बनाएगा। लाइपोजेनेसिस, प्रोटियोजेनेसिस, वो सब कुछ बनाने का काम करेगा। रिजर्व फूड है ना ये सब हमारे, ग्लाइकोजन, लिपिड्स रिजर्व फूड की तरह काम करता है। प्रोटीन्स हमारा स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। तो या तो कोई हार्मोन तीनों चीजों को बनाएगा, ग्लाइकोजन को, लिपिड्स को, प्रोटीन को, और या फिर कोई हार्मोन तोड़ेगा तो तीनों को ही तोड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द बॉडी। ठीक है, सीक्वेंस रहती है, पहले ग्लाइकोजन फिर लिपिड्स, और लिपिड्स भी कम पड़ रहे हैं तो प्रोटीन्स को भी तोड़ने लगेगा। प्रोटीन्स को तोड़ तोड़ के भी ग्लूकोज बनाना पॉसिबल है, सब लिवर में होता है ये। ठीक है, प्रोटीन्स के टूटने को क्या कहेंगे? प्रोटियोलाइसिस। हालांकि प्रोटियोलाइसिस होना नहीं चाहिए, तो फिर डैमेजिंग कंडीशन हो गई ना, अननेसेसरी बॉडी में प्रोटीन्स ही टूट रहे हैं भाई, इसका मतलब बिल्कुल ही रिजर्व फूड नहीं है आपकी बॉडी में। इसलिए बोलते हैं खाया पिया करो, बॉडी स्ट्रांग रहनी चाहिए, क्या पता कब बॉडी को फूड की जरूरत पड़ जाए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मैंने देखे तुम में से जो एग्जाम देने से पहले बोलते हैं हम तो कुछ भी खाकर नहीं जाएंगे। अब अगर तुम्हारा कोई एग्जाम चलो बिल्कुल ही सुबह सुबह है, 8 से 11 बजे तक खत्म हो गया, तब तो समझ में आता है, जैसा स्कूल में होता था कि तुम्हारा रात का थोड़ा बहुत खाना पेट में तो नहीं बॉडी में होगा जो काम कर देगा। लेकिन अगर तुम्हारा एग्जाम, नीट का एग्जाम 2 से 5 होता है, तो तुम 2 बजे तक ये सोचो कि हम कुछ ना खाएं, या सुबह सुबह 8 बजे बस कुछ खा लिया और फिर शाम को 5 बजे तक हम कुछ नहीं खाना। क्योंकि होता है ना एग्जाम के डर के मारे हमारे पेट में गुड़गुड़ होने लगती है, हमें लगता है कि यार कहीं है ना पेट खराब नहीं हो जाए। पर ऐसा नहीं करना। अगर तुम ऐसा करोगे तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? जब तुम 3 घंटे सोचते हो, फिजिकल वर्क से ज्यादा एनर्जी मेंटल वर्क के लिए चाहिए होती है बच्चों। ये रिसर्च है, प्रूवन बात है कि जितनी एनर्जी हम फिजिकल एक्टिविटीज में खर्च करते हैं उससे कहीं ज्यादा एनर्जी हमारी मेंटल एक्टिविटीज में खर्च होती है। तो इसीलिए बोलते हैं, मैं ये भी नहीं कह रही कि हाँ खूब सारा मैम ने समझाया तो एकदम बढ़िया वाला पेट भर के खाना खा के जाओ, पता लगा वहां पर इनडाइजेशन हो गया तुमको। बट हाँ, इतना फूड तुम्हारी बॉडी में, लाइट फूड और न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए जो तुम्हें 3 घंटे मेंटल लेवल को अलर्ट रखे और तुम अपने अच्छे से एग्जाम्स दे सको। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? ये सब हमने पढ़ रखा है वहां पर। ठीक है, यहाँ तो मैंने जस्ट आपको सिर्फ एक ब्रीफ दिया है इसका। देखो ये आ गए तीनों वर्ड्स, है ना, ये 3। अच्छा ये देखो एक और चीज मिली हमें, जो फंक्शन अभी मैंने तुम्हें कैटाकोलामाइंस के बताए ना, सेम वही फंक्शन कॉर्टिसोल के भी हैं बच्चों। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में जो मेन हार्मोन है कॉर्टिसोल हार्मोन, ये भी देखो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। हाँ अच्छा, अब यहाँ पे फिर कंफ्यूजन हो सकता है, मैम ये क्या वर्ड आ गया? ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना तुम, ग्लूकोनियोजेनेसिस किसको कहते हैं ध्यान से सुन लो। अगर कोई भी हार्मोन ये दोनों काम करता है, लिपिड्स को तोड़ता है और प्रोटीन को तोड़ता है, तो ग्लूकोज बनेगा अल्टीमेटली। पर यहाँ पर अगर लिपिड और प्रोटीन से ग्लूकोज बन रहा है तो वो एक अनयूजुअल सोर्स है ना ग्लूकोज के। यूजुअल सोर्स क्या है हमारी बॉडी में ग्लूकोज का? या तो डाइट से मिलना चाहिए या ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से मिलना चाहिए। तो अगर ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो रहा है तब तो ठीक है, बट अगर ग्लाइकोजिनोलाइसिस के साथ साथ ये भी शुरू हो गया, यानी लाइपोलाइसिस और प्रोटियोलाइसिस भी शुरू हो गया, तो ऐसा ग्लूकोज एक नए सोर्स से बन रहा है, नियो यानी नया सोर्स, तो उसको फिर हम ग्लूकोनियोजेनेसिस भी कहेंगे। यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस इज नथिंग बट इट इज द कलेक्टिव टर्म यूज्ड फॉर लाइपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यानी ये हार्मोन ये दोनों कर रहा है, यानी ये तो कर ही रहा है, एंड अगर इन दोनों को तोड़ रहा है तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस भी कर रहा होगा। ठीक है, ये बहुत जरूरी है मुझे ये चीजें दोबारा रिवाइज करानी, क्योंकि मुझे पता है जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं सब समझ में आता है, हाँ हाँ भी करते हो, बट बाद में 2-3 महीने हुए नहीं चैप्टर को और सब दिमाग से उड़ जाता है। तो ये चीजें रिवाइज करनी जरूरी है। तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस के वक्त ना बिना रिवाइज करे सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हो। बहुत दिन हो गए चैप्टर पढ़े हुए, तो फिर कैसे सही होंगे क्वेश्चन? एक बार दिमाग को थोड़ा वार्म अप तो करो उन चीजों के लिए, उन कॉन्सेप्ट्स के लिए, तब जाके करेक्ट होंगे। ठीक है, सीधी सी बात है, अब तो गड़बड़ नहीं होगी ना। उसके अलावा देखो कॉर्टिसोल के कितने सारे फंक्शंस हैं। कॉर्टिसोल हमारे सीवीएस पे भी इफेक्ट डालता है बच्चों, एज वेल एज द किडनी फंक्शंस, यानी जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, हमारा हार्ट, ब्लड वेसल्स, किडनीज, इन पे भी कॉर्टिसोल का इफेक्ट होता है। ओके, और उसके अलावा यस वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी बॉडी में एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस भी करवाता है। जब चोट लगती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो इन्फ्लेमेशन को करवाना तो किसका काम है? याद करो, बताओ विच आर द इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। देखें किसको याद है, याद करो फटाफट। कनेक्टिव टिश्यू में मास्ट सेल से क्या सिक्रीट होता है? हेपेरिन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन। तो दे आर इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। बेसोफिल भी सिक्रीट करती है ब्लड में इनको। तो ये तो इन्फ्लेमेशन करवाते हैं।
अब जब इन्फ्लेमेशन को सही करना है तो एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स कौन क्रिएट करेगा? कॉर्टिसोल। इसीलिए मेडिकल इंडस्ट्री में कॉर्टिसोल को बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। आपने कई सारी ट्यूब्स पे देखा होगा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लिखा रहता है, कॉर्टिसोल लिखा रहता है, वो यही कॉर्टिसोल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ही है, ठीक है। एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होता है इनका, इसलिए इनको यूज करते हैं स्किन वगैरह के ट्यूब्स में, ठीक है। एंड ये इसका क्या फंक्शन है भाई? इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस क्यों कर रहा है? इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करने का मतलब हमारे कहीं हमारा इम्यून सिस्टम हमारी ही एंटीजेंस पर रिएक्ट ना कर दे। होते हैं ना ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसमें हमारे एंटीजेंस हमारा इम्यून सिस्टम सेल्फ एंटीजेंस के खिलाफ एंटीबॉडी बना देता है। मसल्स वाले चैप्टर में बताया था मायस्थीनिया ग्रेविस, ठीक है। इवन तुम्हारे कोर्स में नहीं है, बट थायराइड का एक डिसऑर्डर होता है हाशिमोटो डिजीज, शायद मैंने लेक्चर में बताया है, वो भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स ना हो, हमारा इम्यून रिस्पॉन्स सप्रेस रहे, हमारे एंटीजेंस पर अटैक ना कर दे, ये जिम्मेदारी भी किसकी है? कॉर्टिसोल की। इसीलिए कॉर्टिसोल थोड़ा सा इम्यूनो सप्रेसेंट की कैटेगरी में आता है। तो तुमने जब भी इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स मेडिसिन पढ़ते हो तुम, तो वहां पर भी तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, इसीलिए क्योंकि दिस इज इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, ठीक है। तो ये सब आपको कोरिलेट करना है। और ये वाला फंक्शन ये कहीं और भी पढ़ाया था कि अभी इस चैप्टर में इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट कर रहा है, ये थायरॉक्सिन में बताया था। थायरॉक्सिन भी आरबीसी फॉर्मेशन को बढ़ाता है, ये भी बढ़ाता है, ठीक है। तो ये सारे इसके इतने सारे फंक्शन है, पर दिमाग में फटफट रिवाइज करो, आंखें बंद करके 2-4 बार लिखो, शॉर्ट नोट्स में जरूर लिखो ऐसी चीजें, तब हमेशा याद रहेंगी कि अच्छा ये सब कॉर्टिसोल के फंक्शन है, अच्छा ये सारे थायरॉक्सिन के फंक्शंस हैं, जिनके 5-6 एक साथ फंक्शंस हैं ना अगर एक ही हार्मोन के, तो उसका एक डब्बा तुम्हारे पास एक शॉर्ट नोट होना चाहिए जिसको तुम रिवाइज करते रहो टाइमली, ठीक है। क्लियर? चलिए अब मैं आ जाती हूँ फाइनली क्वेश्चंस पर। देखिए क्या क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले, अब एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, पूरा रिवीजन कर लिया है हमने। फाइट और फ्लाइट रिएक्शन कॉज एक्टिवेशन ऑफ, जब भी इमरजेंसी सिचुएशन होगी तो इनमें से क्या होगा? It will cause activation of medulla leading to increased secretion of emergency hormones, ये तो ठीक है। और देख लेते हैं, पैराथायरॉयड ग्लैंड, ऐसा तो कुछ हमने नहीं पढ़ा। किडनीज लीडिंग टू सप्रेशन ऑफ रास पाथवे, नहीं। द पेनक्रियाज लीडिंग टू अ रिडक्शन इन द ब्लड शुगर लेवल, क्यों भाई ब्लड शुगर लेवल घटाना क्यों है? बल्कि हमने पढ़ा ना इमरजेंसी सिचुएशन में तो सेल्स को ग्लूकोज की जरूरत है, तो क्या चाहिए उनको? तो ग्लूकोज भेजना है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल तो बढ़ाना है, तो ये तो गलत हो गया। यानी यहां पर ओनली थर्ड इज द करेक्ट वन, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विच ग्लैंड इज कंसर्न विद सॉल्ट इक्विलिब्रियम इन द बॉडी। सॉल्ट इक्विलिब्रियम अभी भी बताया था, एक तो एल्डोस्टेरॉन करता है, और कोई भी है क्या? देखें, पिट्यूटरी का तो हमने कहीं नहीं पढ़ा, पैनक्रियाज में भी नहीं होता, भी पढ़ेंगे। थायराइड भी नहीं है, एड्रीनल, डायरेक्टली एल्डोस्टेरॉन नहीं दे रखा, बट यू नो एल्डोस्टेरॉन एड्रीनल से ही सिक्रीट होता है। नेक्स्ट असर्शन रीजन, cortisol produce anti-inflammatory reaction, yes. Suppress the immune reaction, yes. It stimulate gluconeogenesis, कंफ्यूज मत हो जाना कहीं जल्दीबाजी में, तुम इसे ग्लाइकोजेनेसिस पढ़ लो, फिर तुम कहो मैम ने तो कहा था ग्लाइकोजन को तोड़ता है, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस प्लस ग्लूकोनियोजेनेसिस। नियोजेनेसिस का मतलब लिपिड से और प्रोटीन से ग्लूकोज बनवाना, यानी लाइपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस करवाएगा। तो ये तो सही लिखा है, बट ये गलत लिख दिया। लिपिड्स एंड प्रोटीन्स को बनाता नहीं है, ये लिपिड्स एंड प्रोटीन्स को तोड़कर ग्लूकोज को बनाता है। हमेशा याद रखो, दोबारा रिपीट कर रही हूं, कहीं भी ग्लूकोनियोजेनेसिस लिखा हुआ आए, ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो इसको वर्ड्स को, इस वर्ड को तोड़ के याद रखो, ग्लूकोज का न्यू सोर्स से बनना। ये न्यू सोर्स कौन से हैं? फ्रॉम लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो बट ऑब्वियस, अगर लिपिड्स एंड प्रोटीन्स ग्लूकोज को बनाएंगे तो इसका मतलब हुआ लाइपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस। इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। ईच क्वेश्चन एवरी 4 मार्क्स मैटर्स फॉर अस, है ना। सो यहां पर assertion is true but reason is false, ऑप्शन सी, ठीक है। तुम इसे रटते रहते हो, मैंने देखा है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है, ग्लाइकोजेनेसिस क्या है, कॉन्सेप्चुअली समझो, अपने आप चीजें याद आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई? एल्डोस्टेरॉन इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ ब्लड एंड अदर एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। अब एल्डोस्टेरॉन के फंक्शन पर जाते हैं हम। जब हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में रास मैकेनिज्म पढ़ा था, तो हमने कहा था कि अगर हमारा जीएफआर कम हुआ
तो रेनिन सेल्स स्टिमुलेट होंगी, जेजी सेल सॉरी, वो रेनिन हार्मोन को सिक्रीट करेंगी। रेनिन हार्मोन को ब्लड में डाला था, याद करो, ब्लड में पहले से पड़ा हुआ है एंजियोटेंसिनोजन, वो एक्टिवेट हो जाएगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, फिर वो एक्टिवेट होगा एंजियोटेंसिन सेकंड में। फिर एंजियोटेंसिन सेकंड दो काम करेगा, एक तो ये खुद एक पावरफुल वाजो कॉन्स्ट्रिक्टर है तो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाएगा, कैपिलरीज कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी तो जीएफआर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। और दूसरी तरफ ये एंजियोटेंसिन सेकंड एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा टू सिक्रीट एल्डोस्टेरॉन, रास, RAAS, है ना। तो एल्डोस्टेरॉन फिर क्या करेगा, एल्डोस्टेरॉन किडनी से वाटर एंड मिनरल्स के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा डिस्टल पार्ट से, है ना, जिससे कि अगर ज्यादा सोडियम और वाटर रीएब्जॉर्ब होगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, तो अपने आप जीएफआर बढ़ जाएगी। ठीक है, सो ये कह रहा है कि एल्डोस्टेरॉन वॉल्यूम ऑफ ब्लड को बढ़ाता है, बिल्कुल, और अगर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स भी बढ़ेंगे। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स का मतलब टिश्यू फ्लूइड, क्योंकि अगर ब्लड ज्यादा होगा तो फिर उससे टिश्यू फ्लूइड भी ज्यादा ही बनेगा ना, तो यस ये बिल्कुल ठीक है। देन द सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन इज स्टिमुलेटेड, एल्डोस्टेरॉन क्यों सिक्रीट हुआ, बाय अ फॉल इन द सर्कुलेटिंग वॉल्यूम ऑफ ब्लड। अगर हमारा ब्लड वॉल्यूम किसी वजह से कम हो जाता है, तभी तो जीएफआर कम हुई, तो उसकी वजह से ये अल्टीमेटली स्टिमुलेट होता है। मतलब ये स्टेटमेंट जो है इनडायरेक्टली तो सही है, क्योंकि अल्टीमेटली एल्डोस्टेरॉन रास सिस्टम से आया, और रास सिस्टम क्यों एक्टिवेट हुआ, इसकी वजह से। ठीक है, और क्या ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, देखना, ये कह रहा है कि एल्डोस्टेरॉन ब्लड को बढ़ाता है क्योंकि एल्डोस्टेरॉन इज स्टिमुलेटेड बाय अ फॉल इन द सर्कुलेटिंग वॉल्यूम ऑफ ब्लड, क्योंकि जब हमारा ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है तब एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट होता है। नहीं बच्चों, देखो इस तरह के क्वेश्चंस में ना अगेन कंफ्यूजन हो जाता है। अब एकदम से तो पढ़ के लग रहा है कि हाँ सही तो बात तो है कि एल्डोस्टेरॉन इसलिए ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाता है क्योंकि ये सिक्रीट ही इसलिए होता है कि है ना ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है, बट नहीं। अगर मुझे आपको समझाना है कि एल्डोस्टेरॉन ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाता है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या रीजन दिया, ये कैसे बढ़ाएगा ब्लड वॉल्यूम को, बाय रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम किडनी ट्यूब्यूल्स। ये इसका करेक्ट आंसर है ना। ये भी इसी से रिलेटेड है कि हाँ भाई एल्डोस्टेरॉन तब सिक्रीट होता है जब हमारा ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है, बट ये इसका रीजन नहीं है कि इसलिए इसने, क्योंकि ये कम होने पर सिक्रीट हुआ इसलिए इसने इसको बढ़ा दिया, नहीं। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं, तो नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो आई थिंक यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए बी। बट अगेन मैं कहूंगी कि इस तरह के क्वेश्चंस में जहाँ पे थोड़ा डुअल टाइप का होता है, मैंने देखा है अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरह से आंसर्स दिए होते हैं, कोई इसको कहेगा कि हाँ ये करेक्ट है, कोई कहेगा नहीं है। तो नीट में आपको अपना दिमाग यूज करके इस तरह के क्वेश्चन को करना है। बट अगेन घबराना नहीं है, आप नीट के PYQs उठा के देख लो, उसमें AR टाइप क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज नहीं किया जाता, सीधा सीधा पढ़ के समझ में आता है कि या तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है या तो नहीं है। सो डोंट वरी, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंडर प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स आ गया, अंडर प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स बाय एड्रीनल कॉर्टेक्स ऑल्टर कर देगा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को, जिससे हमें वीकनेस होगा, फटीग होगा। तो ये कौन सी डिजीज है, अभी अभी पढ़ाए तो तुरंत क्लिक कर जाएगा हाँ यार एडिसन्स डिजीज है, बट वहां नीट में आप इतना सब कुछ पढ़ के गए होते हो तो वहां पे एकदम से कोरिलेट करना कि एक्रोमेगाली था, क्रेटिनिज्म था, क्या था, थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, ये सारी टर्म्स याद है ना आपको। गॉइटर तो बताया था, कभी भी थायराइड ग्लैंड फूलकर मोटी हो जाए तो गॉइटर, हाइपो में भी हो सकता है, हाइपर में भी हो सकता है। क्रेटिनिज्म, प्रेगनेंसी में अगर थायरॉक्सिन की कमी है तो बेबी की, फीटस की ग्रोथ स्टंटेड, रुक जाएगी, दैट इज क्रेटिनिज्म। और एक्रोमेगाली कहाँ है बच्चों, एक्रोमेगाली बताना भूल गई शायद। ग्रोथ हार्मोन अगर एक्सेस में सिक्रीट हो रहा है किसी पर्सन में तो उसको एक्रोमेगाली होगा। एक्चुअली क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन डिपेंड करता है कि जब हम चाइल्डहुड में हैं तब ज्यादा सिक्रीट हो रहा है या बाद में हो रहा है। अगर चाइल्डहुड में ही ज्यादा सिक्रीट हो जाए तो उसको जाइजेंटिज्म हो जाता है, यानी पूरी बॉडी ओवरऑल बहुत एक्सेस में ग्रो कर जाती है। बट अगर एडल्ट स्टेज में ग्रोथ हार्मोन एक्सेस में सिक्रीट हो रहा है तो एडल्ट तक हमारी बोन्स तो फ्यूज हो चुकी है, तो जो बॉडी का ट्रंक है, लिम्स है, उनकी लेंथ नहीं बढ़ेगी, पर फेस जो है वो बहुत इलोंगेटेड सा हो जाएगा, फिंगर्स जो है वो लंबी लंबी हो जाएंगी, उस कंडीशन को कहते हैं एक्रोमेगाली। ठीक है, और अगर ग्रोथ हार्मोन जरूरत से कम सिक्रीट होगा तो बच्चा बौना रह जाएगा, दैट इज ड्वार्फिज्म। ठीक है, क्लियर। ये सब डिसऑर्डर्स आपको एकदम ऑन द टिप्स होने चाहिए, सब पे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है विच हार्मोन हैव ऑपोजिट इफेक्ट
एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट ग्लैंड पर आ गए यानी हम। एड्रिनल ग्लैंड तक क्लियर है सबको सारी चीजें। इस पैराग्राफ में तीनों कॉर्टिकॉइड्स के बारे में दे दिया आपको। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यानी कॉर्टिसोल के फंक्शंस दे दिए, देन एल्डोस्टेरॉन यानी मिनरेलोकॉर्टिकॉइड के फंक्शंस दे दिए, एंड लास्ट में ये रहा एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स यानी सेक्स कॉर्टिकॉइड्स के फंक्शन दे दिए। इसको आप सिंपली कॉर्टिकॉइड्स, एंड्रोजन यानी मेल वाले फंक्शंस करेगा, हेयर ग्रोथ को बढ़ाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए देन पेनक्रियास पर आ जाते हैं। पेनक्रियास तो सबको पता होगा, अब डाइजेस्टिव सिस्टम हट गया है, वरना वहां पे भी काफी कुछ पेनक्रियास आप पढ़ लेते हो। पेनक्रियास मैंने लेक्चर में डायग्राम समझाया आपको कि पेनक्रियास हमारा मिक्स ग्लैंड है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि इसके पास एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन दोनों तरह के सिक्रीशन है ना। आप पेनक्रियास का जब डायग्राम बनाते हो तो पेनक्रियास को कैसे बनाते हो, एक लीफ की तरह बनाते हो इस तरह से, ठीक है। और पेनक्रियास के सेंटर में से ऐसे एक डक्ट आती है जिसको आप कहते हो पेनक्रियाटिक डक्ट, जो जाकर हमारी इंटेस्टाइन में खुलती है, जिससे लगातार पेनक्रियाटिक जूस आता रहता है। याद है, ड्यूडेनम में खुलती है, थोड़ा बहुत याद होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो पता नहीं क्यों हटा दिया, बहुत अच्छा बेसिक चैप्टर था, मतलब ठीक है, हट गया तो हट गया कोर्स से, है ना। तो जो पेनक्रियाटिक जूस आ रहा है ना, जो एंजाइम्स ला रहा है अपने साथ फूड के डाइजेशन के लिए, वो ऐसे डक्ट्स है, और जो सेल्स हैं वो इस तरह से, ऐसे बहुत सारी सेल्स हैं, वो इस तरह से अपने सिक्रीशन को डक्ट के थ्रू भेज रही है। ऐसे ऐसे बना लेते हैं अभी हम। दीज आर द एसिनर सेल्स, इनको एसिनाए बोलते हैं। तो पेनक्रियाज में 99% जो रेशो है बच्चों वो इन एसिनर सेल्स का है। यानी पेनक्रियाज का मेजर फंक्शन क्या है, पेनक्रियाटिक जूस बनाना, एंजाइम्स बनाना। बिना पेनक्रियाटिक जूस के हमारा फूड डाइजेशन नहीं हो सकता। फूड डाइजेशन ड्यूडेनम में जब स्टार्ट हो रहा है, जैसे स्टमक में भी हो गया, बट ड्यूडेनम में जो मेजर चेंजेस हो रहे हैं वो पेनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स ही कर रहे हैं। वो एंजाइम्स कहाँ से आ रहे हैं, वो पेनक्रियाज से ही आ रहे हैं। तो 99% पेनक्रियाज का क्या है, 99% एक्सोक्राइन पार्ट है, एक्सोक्राइन पार्ट है जिसको आप एसिनर सेल्स बोलते हो। सिर्फ 1 से 2%, सिर्फ 1 से 2% यहाँ बीच बीच में मान लो ये this one ऐसे बीच बीच में, सिर्फ पेनक्रियास का 1 to 2% जो पार्ट है वो ऐसे छोटी छोटी सेल्स का बना होता है, बहुत सारी सेल्स का बना होता है। ऐसा लगता है जैसे आप समुद्र में बहुत सारा पानी है, तो वो पानी तो हो गई एसिनर सेल्स, और उनके बीच बीच में कहीं कहीं छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, वैसे हो गए ये वाले आइलेट्स, इनको बोलते हैं 1 to 2% को आइलेट्स। और सबसे पहले इन्हें देखा था लैंगरहैंस ने, तो दीज आर आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, पढ़ा चुकी हूं मैं। अब कहने को तो ये पेनक्रियाज का 1 से 2% है, बट अगर आप इनका नंबर गिनने बैठोगे ना कितने हैं ये पेनक्रियाज के अंदर, तो यू नो हाउ मच दे आर 1 to 2 मिलियन। पेनक्रियाज का 1 से 2% पार्ट 1 से 2 मिलियन है नंबर में। भाई सेल्स तो कितनी छोटी होती है ना, तो आप उन सेल्स के आइलेट्स को अगर देखोगे तो पेनक्रियाज इज अ वेरी लार्ज ग्लैंड, तो इस ग्लैंड का 1 से 2% पार्ट में भी 1 से 2 मिलियन आइलेट्स आ जाएंगी। ठीक है, क्लियर। और ये जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस हैं दे आर एंडोक्राइन इन फंक्शन, यानी ये पेनक्रियाटिक जूस नहीं बनाती, ये डक्ट में नहीं डालती अपने सिक्रीशन को, बल्कि जो ब्लड वेसल्स होंगी उनमें ये अपने हार्मोन्स को डालेंगी। ठीक है, तो इन आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में 3 तरह की सेल्स होती हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और एक डेल्टा सेल्स भी होती है। आपके कोर्स में अल्फा बीटा ही है। इसमें हमेशा गड़बड़ कर देते हो आप लोग, ये तो सबको पता है इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट होता है, पेनक्रियाज से, बट कई बार आप क्या कर देते हो, ध्यान नहीं रहता कि अल्फा से क्या निकलेगा और बीटा से क्या निकलेगा। तो हमेशा ध्यान रखो बेटा इंसुलिन बनाता है, बेटा इंसुलिन बनाता है, ठीक है, बीटा सेल्स बनाती है इंसुलिन को, और अल्फा क्या बनाएंगी, अल्फा बनाएंगी ग्लूकागॉन को। अगर तुम्हें याद हो तो इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने तुमको 2 हार्मोन्स बताए थे, पीटीएच और टीसीटी, पैराथॉर्मोन और थायरोकैल्सिटोनिन, जो एक दूसरे का ऑपोजिट फंक्शन कर रहे थे कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने के लिए। बिल्कुल वैसी ही कहानी इन दोनों की है। ग्लूकागॉन और इंसुलिन है तो भाई भाई, क्योंकि दोनों सेम पैनक्रियाज से बने हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एक अगर ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है तो दूसरा ग्लूकोज लेवल को कम करता है। कम करना बढ़ाना मतलब नॉर्मल पे रखना, ठीक है। तो ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन आर ऑपोजिट टू ईच अदर, एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं। ठीक है, ध्यान रखोगे ना, अल्फा से ग्लूकागॉन, इंसुलिन बेटा इंसुलिन को बनाता है। ठीक है, क्लियर है। और ये जो डेल्टा सेल्स है ना बच्चों, ये सोमैटोस्टेटिन बनाती हैं। ऐसा सेम नाम हमने वहां पढ़ा था, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन को भी तो सोमैटोस्टेटिन ही कहते हैं,
यहाँ पर भी सेम नाम है बट फंक्शन अलग है। यहाँ पर ये अल्फा बीटा को रोकने का काम करता है। जब कभी सिग्नल्स आते हैं, अल्फा ने अपना हार्मोन बनाया, बीटा ने अपना बनाया, अब उन्हें रोकना है तो स्टैटिन है ना, ये इनको रोकेगा। बस इसका नाम ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी जैसा है, ठीक है। वैसे पैनक्रियाज में एक सेल्स और होती है, पीपी सेल्स भी होती है। पीपी सेल्स ये बनाती है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड को, बट इतनी सारी डिटेल में नहीं दे रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप तो बस आइलेट में 2 तरह की सेल याद रखो, अल्फा एंड बीटा। अब ये याद दिलाने की जरूरत है क्या कि इंसुलिन क्या करता है। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था मैंने तुम्हें कि इंसुलिन वो पुजारी जी हैं जो मंदिर में चढ़ा हुआ प्रसाद बांटेंगे। यानी जब भी हम खाना खाएंगे ब्लड में ग्लूकोज जाएगा तो दैट इज प्रसाद। वो हमारे ब्लड में खाना है ना, वो प्रसाद चढ़ता जा रहा है। अब ब्लड में थोड़ा रखना है उस प्रसाद को, उसे सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, सब सेल्स को थोड़ा थोड़ा बांट देना है कि लो भाई अपना अपना प्रसाद पकड़ो, यूज करो अपने खाने को और अपने लिए एटीपी बनाओ। तो वो जो बांटने का काम है, अगर ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं और ये हमारी सेल्स हैं, तो ब्लड में जो ग्लूकोज है बच्चों, वो सेल में जाने के लिए आपको याद होगा एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के थ्रू जाता है जिसका नाम है GLUT4। कोरिलेट करो, बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में पढ़ा था हमने। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स बहुत तरह के होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो ग्लूकोज तभी जाएगा सेल के अंदर जब ये ट्रांसपोर्टर्स, जब ये चैनल गेट खुलेंगे। पर ये चैनल गेट सिर्फ और सिर्फ तब खुलेंगे जब यहाँ पर ब्लड में इंसुलिन प्रेजेंट होगा। ब्लड से इंसुलिन यहाँ आएगा, मान लो यहाँ रिसेप्टर है, यहाँ पर इंसुलिन आकर अटैच होगा और इंसुलिन इसको सिग्नल देगा कि खुलो, जिससे ग्लूकोज की सप्लाई हो। तो प्रसाद चढ़ाने का काम, यानी ब्लड से ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाने का काम जिन ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू होता है, उन ट्रांसपोर्टर्स को खोलने का काम किसका है? इंसुलिन का। अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी, यानी इंसुलिन नहीं बन रहा किसी वजह से, या एक डायबिटीज वो भी होती है जिस डायबिटीज में इंसुलिन तो है बट ये रिसेप्टर्स सेंसिटिव हो जाते हैं बच्चों। जो बहुत लेजी लाइफस्टाइल होता है ना आजकल, डायबिटीज इज वेरी कॉमन। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, जाके देखना तुम लेक्चर में, कि ये जो हमारी सेल्स पर रिसेप्टर्स हैं इंसुलिन के, अगर हमारा बहुत लेजी लाइफस्टाइल होगा ना, हम फिजिकली बहुत इनएक्टिव होंगे, बस बैठे बैठे खा रहे हैं पी रहे हैं, कभी स्विगी से कुछ मंगा लिया, कभी जोमेटो से कुछ मंगा लिया, बहुत फास्ट फूड खा रहे हैं क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं, हमको लग रहा है पढ़ने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए और फिजिकली हम बहुत कम काम कर रहे हैं, तो उन केसेस में ऐसा देखा गया है कि ये जो इंसुलिन रिसेप्टर है नाराज हो जाते हैं। ये बोलते हैं अब इंसुलिन है भी ना तो भी हम इंसुलिन को अटैच नहीं करवाएंगे खुद से, हम काम ही नहीं करेंगे, वो आएगा तो खोलेंगे ही नहीं, हम चढ़वाएंगे ही नहीं प्रसाद को। बहुत ओवर ईटिंग हो गई, बहुत ओवर ईटिंग किए जा रहा है ये पर्सन, ठीक है। तो डायबिटीज भी 2 तरह की होती है, एक तो एक्चुअल डायबिटीज टाइप 1 जो बाय बर्थ होती है, जिसमें पैनक्रियाज में बीटा सेल्स इंसुलिन बना ही नहीं रही, तो उसमें तो उस पर्सन की कोई गलती नहीं है वो तो टाइप 1 डायबिटीज। बट जो एडल्ट में होती है ना 40+ एज पर, अब तो 30+, 35+ पे भी होने लग गई, वो है टाइप 2 डायबिटीज। उसमें इंसुलिन तो बना रहा है पैनक्रियाज, बचपन से बनाता है तो अभी भी बना रहा है, बट हमारे लाइफस्टाइल की वजह से ये जो रिसेप्टर्स हैं ये इनसेंसिटिव हो जाते हैं इंसुलिन के लिए, ठीक है। फिर वो दवाइयां वगैरह खानी पड़ती है इनको सेंसिटिव बनाने के लिए, जिससे इनकी नाराजगी कम हो, इंसुलिन जाए और अपना एक्शन करे, ठीक है। क्लियर है? तो हमेशा याद रखेंगे। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द रोल ऑफ इंसुलिन, देखकर बताओ मुझे, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर रहा है या बढ़ा रहा है? ब्लड में से ग्लूकोज को सेल्स में भेज रहा है ना, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर रहा है। जैसे ही हम डाइट खाते हैं, हमारा खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, तो वो उसके तुरंत बाद क्या सिक्रीट होना चाहिए हमारी बॉडी में? इंसुलिन। क्योंकि इंसुलिन ही क्या करेगा, उस प्रसाद को, वो जो हमने खाना खाया है, डाइट में ग्लूकोज गया है हमारी बॉडी में, उसको सेल्स तक पहुंचाएगा। अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी हुई या इनसेंसिटिविटी हुई तो क्या होगा? तो ग्लूकोज ग्लूकोज सेल्स में नहीं जाएगा, और अगर ग्लूकोज सेल्स में नहीं गया तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। यहीं पर होता है मेन कंफ्यूजन। डायबिटीज में आप गड़बड़ कर देते हो। जो डायबिटीज मेलाइटस है, एम फॉर मीठा, मीठे की बीमारी, शुगर वाला डायबिटीज, इंसिपिडस वाला नहीं, वो एडीएच है। जो डायबिटीज मेलाइटस है, इसमें इंसुलिन की तो डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंसी या इनसेंसिटिविटी, अभी डेफिशिएंसी लिख रही हूं मैं, और इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। और अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो फिर उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो जाते हैं, सिम्टम आने लगते हैं, पॉलीयूरिया,
है ना, बार बार आप खाना खा तो रहे हो बट सेल्स तक नहीं पहुंच रहा। तो डायबिटीज के पर्सन को बार बार भूख लगती है, उनको सेल्स को सिग्नल भेजती है, सेल्स ब्रेन को कि हमें खाना दो, ग्लूकोज दो, पड़ा है ब्लड में ग्लूकोज बट वो जा नहीं रहा सेल्स तक, और खाना खाओगे और ग्लूकोज बढ़ जाएगा। इसलिए बोलते हैं मीठा ज्यादा मत खाओ डायबिटीज होने के बाद, पहले नहीं बाद, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारे ब्लड में ग्लूकोज, अब तुम एक ऐसी चीज खा रहे हो जो ग्लूकोज से भरी हुई है तो फिर और ग्लूकोज बढ़ा देगी, और ये बढ़ा हुआ ग्लूकोज तुम्हारी बॉडी में तरह तरह के कॉम्प्लिकेशंस करेगा। वो क्या कॉम्प्लिकेशन है वो तो तुम्हें लेक्चर में जाकर ही देखने पड़ेंगे, जिसने देख रखा है उसको पता है, ठीक है, क्लियर। तो व्हाट इज द रोल ऑफ इंसुलिन, ध्यान से बताओ मुझे, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा है कि कम कर रहा है, बताओ, ये देख के बोल दो मैम ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा है, इंसुलिन बढ़ा ही तो रहा है, सही है ना। ये तो बच्चों इंसुलिन की डेफिशिएंसी में हो रहा है, डायबिटीज में हो रहा है। नॉर्मल रोल क्या है इंसुलिन का, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, तभी तो इंसुलिन डेफिशिएंसी में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। मैं हर उस एंगल से, हर उस क्राइटेरिया से तुमको रिवाइज करवा रही हूँ जो मुझे पता है कि आप कंफ्यूज होते हो। ऐसे थ्योरेटिकली पढ़ लोगे, मैं कहेगा हाँ हाँ आता है, ये ऐसे है, ये वैसे है, फिर वहां जब क्वेश्चन करते हो तो सब कुछ खिचड़ी बना देते हो, वो नहीं करना है तुमको, ठीक है। यही हो लो, जितना कंफ्यूज होना है रिवीजन के वक्त हो लो, क्वेश्चन करते वक्त एकदम सटीक आंसर आना चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो अगर इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर रहा है, यानी हाइपोग्लाइसीमिया कर रहा है, तो ग्लूकागॉन जो इसका ऑपोजिट है वो क्या करेगा, वो हाइपरग्लाइसीमिया करेगा, यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाएगा, ठीक है। घटाए, इंसुलिन कैसे घटाता है अभी बताया मैंने, जो भी ग्लूकोज ब्लड में है उनको सारी सेल्स को सप्लाई कर देता है, सारी सेल्स को मतलब हमारे बॉडी की नॉर्मल सेल्स के अलावा जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ना वो लिवर में भेज देता है, भाई जाओ वहां पे उस ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना लो, स्टोर कर लो, अभी जरूरत नहीं है, तभी तो एक्स्ट्रा बचा। प्लस हमारे एडिपोज टिश्यू में भी भेज देता है, इसीलिए बोलते हैं कि आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाओगे तो मोटे हो जाओगे, जरूरी नहीं है मोटे आप सिर्फ फैट्स खाने से होंगे, लिपिड वाली डाइट खाने से ही होंगे, ऑयली फूड से ही होंगे। अगर आप एक्सेस में कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो ना, तो जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट है वो आपके एडिपोसाइट्स में जाकर स्टोर हो जाते हैं लिपिड की फॉर्म में। अगर लिपिड से ग्लूकोज बन सकता है तो ग्लूकोज से लिपिड भी बन सकता है बच्चों, ठीक है। तो इसलिए ये लिवर एक्स्ट्रा ग्लूकोज पहले तो सेल्स को दे देता है, तो जो बचता है वो लिवर को और आपकी एडिपोज टिश्यू को, इन सबको देना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये इंसुलिन के फंक्शन में क्या आएगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस या ग्लाइकोजेनेसिस। इंसुलिन ने ब्लड में से ग्लूकोज को निकाल के सेल्स को दे दिया और जो बचा वो लिवर को दे दिया, लिवर को कहा तुम ग्लाइकोजन बना के स्टोर कर लो, तो इंसुलिन ग्लाइकोजेनेसिस कर रहा है। और ग्लूकागॉन उन दो हार्मोन्स की तरह, कौन से दो हार्मोन, कॉर्टिसोल एंड कैटेकोलामाइंस, इमरजेंसी हार्मोन्स की तरह ग्लाइकोजिनोलाइसिस करेगा। कहां गया, ग्लूकागॉन क्या करेगा, ग्लूकागॉन ये रहा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करेगा, क्योंकि ग्लूकागॉन का काम है हाइपरग्लाइसीमिया, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना। तो ब्लड में ग्लूकोज लाना है उसको, किसी वजह से हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल बहुत डाउन चला गया, तो अब ग्लूकागॉन आएगा, अल्फा सेल्स स्टिमुलेट हो जाएंगी, ग्लूकागॉन को भेजेंगी और कहेंगी सब जगह से ब्लड में ग्लूकोज को लाओ, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को बढ़ाकर नॉर्मल तक ले आओ। तो कहां से लाएगा ग्लूकागॉन, कहां से लाएगा, ग्लूकागॉन एडिपोसाइट्स में से लिपिड्स को निकाल के लाएगा कि इन लिपिड से ग्लूकोज बनाओ, फिर हेपेटोसाइट्स में से ग्लाइकोजन को तोड़ के लाएगा कि इस ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाओ। तो ग्लाइकोजन को तोड़ रहा है कि बना रहा है, तोड़ रहा है, तो इट कॉज ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक है, ध्यान रहेगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और अगर ग्लाइकोजिनोलाइसिस कर रहा है जो हार्मोन, वो लाइपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस तो करेगा ही करेगा, लाइपोलाइसिस एंड प्रोटियोलाइसिस तो करेगा ही करेगा। इन दोनों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब तो समझ में आ गया ना। तो यानी ये जो टर्म्स हैं, ये टर्म्स हमने 3 हार्मोन्स के लिए पढ़ ली, एक तो कैटेकोलामाइंस यानी इमरजेंसी हार्मोन्स, दूसरा कॉर्टिसोल यानी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, और तीसरा कौन सा था, तीसरा अभी जो हम पढ़ रहे हैं ग्लूकागॉन। इन तीनों के ये कॉमन फंक्शंस हैं, ऐसा आप एक जगह लिख लेंगे जिससे गड़बड़ ना हो, ठीक है, क्लियर है क्या। अब इसका क्वेश्चन हो जाएगा क्या आपसे इजीली, ये डायबिटीज मेलाइटस के बारे में दे रखा है। अगर किसी को डायबिटीज मेलाइटस है तो यूरिन टेस्ट से कंफर्म होता है यूरिन में ग्लूकोज की प्रेजेंस, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोस्यूरिया।
और फिर लेटर ऑन यूरिन में कीटोन बॉडीज भी आने लगती हैं, डायबिटीज के पेशेंट्स में बनने लगती हैं कीटोन बॉडीज। तो ग्लाइकोस्यूरिया एंड कीटोन यूरिया इज इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। और डायबिटीज के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए लेटर ऑन इंसुलिन के इंजेक्शंस देने पड़ते हैं, ठीक है, क्लियर, क्योंकि इंसुलिन की डेफिशिएंसी हुई है। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, विच हार्मोन हैव एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, तो सीधा सीधा आंसर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टू मेन टाइप ऑफ सेल इन आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, अल्फा और बीटा को गड़बड़ मत करना, बेटा इंसुलिन बनाता है तो बीटा से इंसुलिन बनवाना है और अल्फा से ग्लाइकोजन मत बना देना, हार्मोन का नाम ग्लूकागॉन है ना, ऐसी सिली मिस्टेक्स हो जाती है वरना कई बार। देन हॉर्मोन्स, देखो क्वेश्चन आ गया, हॉर्मोन्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इंसुलिन और ग्लूकागॉन तो दोनों ही है, चाहे एक बढ़ा रहा है एक कम कर रहा है, ये तो दोनों ही। और इसके साथ और कौन सा था, इसके साथ इमरजेंसी हार्मोन था और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यानी कॉर्टिसोल था, तो ये हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। यहाँ पे मेलाटोनिन गलत है, मेलाटोनिन गलत है, कैल्सिटोनिन गलत है, क्लियर। नेक्स्ट, मैच द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ठीक है भाई, ग्लूकागॉन को किससे मैच करूं बताओ, ग्लूकागॉन अल्फा सेल से बना था। कॉर्टिसोल क्या करता है, कॉर्टिसोल इसका एक अलग ही फंक्शन दे रखा है यहाँ पे जो हमने रिवाइज किया था, आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाता है। स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स में ये आता है एस्ट्राडायोल, कितने बच्चों को नहीं पता, एस्ट्रोजन का ही दूसरा नाम है, लिख लेना, एस्ट्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एस्ट्राडायोल, इस चैप्टर में आगे आएगा। एंड एड्रीनैलिन क्या करता है, फ्लाइट एंड फ्राइट हार्मोन है हमारा, तो ए का फोर्थ बी का थर्ड, ए का फोर्थ बी का थर्ड सी का फर्स्ट एंड दिस, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम, देखते हैं इसमें क्या पूछा है। ओके, तो अब यहाँ पर एड्रीनल और पेनक्रियाज, इन दोनों के क्वेश्चंस तो हमने देख ही लिए बच्चों। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट ग्लैंड्स जो कि हमारे गोनाड्स भी कहलाते हैं। मेल गोनाड इज द टेस्टिस एंड फीमेल गोनाड इज द ओवरी। इनसे जो हार्मोन्स निकलते हैं और उनके जो फंक्शंस हैं उनको डिटेल में तो आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं। जिन बच्चों ने ऑलरेडी 12th का ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रखा है उनको इनके हार्मोन्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, बट यहाँ पर बहुत ही ब्रीफली इन हार्मोन्स के बारे में दिया है। तो जो अभी 11th में ही है उनको मैंने लेक्चर में ब्रीफ दे दिया था कि भाई टेस्टिस का क्या स्ट्रक्चर है, ओवरी का क्या है, कौन से स्ट्रक्चर से कौन सा हार्मोन निकलता है और वो क्या करता है, ठीक है। बट अगर किसी को कंफ्यूजन है, डिटेल्स नहीं समझ में आ रही है, तो डोंट वरी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आप बस इतना याद रखो कि टेस्टिस से जो हार्मोन्स का ग्रुप सिक्रीट होता है उनको कहते हैं एंड्रोजन्स, और एंड्रोजन में जो सबसे मेन एंड्रोजन है वो है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन किससे सिक्रीट होता है अगर हम एग्जैक्टली बात करें तो यू ऑल नो टेस्टिस में लीडिंग सेल्स होती है जिन्हें इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहा जाता है। सो यहाँ पर आप इतना ही याद रखेंगे तो इनफ है, ठीक है, जिनसे कि ये हार्मोन निकलता है। और इस हार्मोन के फंक्शंस क्या होंगे, वही सारे जो मेल में होने चाहिए, स्पर्म फॉर्मेशन करवाएगा, जो एसेसरी ऑर्गन्स हैं टेस्टिस के अलावा जितने भी ऑर्गन्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उनको मेंटेन करेगा, उनकी ग्रोथ करवाएगा, मेच्योर करवाएगा, ठीक है। इसके अलावा हेयर ग्रोथ तो होगी ही होगी। यू ऑल नो कि जो मेल्स हैं उनका नेचर थोड़ा एग्रेसिव क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एग्रेसिवनेस क्रिएट करता है। वॉइस में क्या चेंजेस लाता है, वॉइस को भारी बनाता है। भारी वॉइस का मतलब हाई पिच नहीं है कभी भी, लो पिच ऑफ वॉइस का मतलब भारी वॉइस, ठीक है। तो लो पिच ऑफ वॉइस करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस मैंने बता ही दिया, लिबिडो को कंट्रोल करेगा। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने देखा होगा जनरली बॉयज में मस्कुलर ग्रोथ फीमेल से ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि इस हार्मोन का एनाबॉलिक इफेक्ट भी होता है, यानी ये प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स के सिंथेसिस को बढ़ाता है, तो इसलिए मस्कुलर स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा होती है और उस अकॉर्डिंग डाइट भी कंपैरेटिवली ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये टेस्टोस्टेरोन के बारे में है। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की अगर हम बात करें तो मेल में जो फंक्शंस टेस्टोस्टेरोन के हैं फीमेल में वो फंक्शंस एस्ट्रोजन के हैं। प्यूबर्टी के टाइम पर जो भी चेंजेस होते हैं वो एस्ट्रोजन की वजह से होते हैं। एंड जब हम फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते हैं तो उसमें प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन कब सिक्रीट होता है, याद है, जिसने 12th का ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रखा है उसी को याद होगा, वो थर्ड फेज ल्यूटियल फेज में सिक्रीट होता है। एंड प्रोजेस्ट्रॉन को कहते हैं बच्चों प्रेगनेंसी हार्मोन, क्योंकि प्रोजेस्ट्रॉन का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है यूटेराइन वॉल को बढ़ाना और उसे मेंटेन करना, क्योंकि यही यूटेराइन वॉल पर एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होगा, है ना।
तो दैट्स वाई प्रोजेस्ट्रॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी प्रोजेस्ट्रॉन का हाई लेवल बने रहना जरूरी है। अगर इसका लेवल लो हुआ तो यूट्राइन वॉल स्टार्ट टू शेड ऑफ। ठीक है, तो इसके फंक्शंस मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में बिल्कुल नहीं जा रही हूँ, बिल्कुल ऊपर ऊपर से बताए हैं। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन के डिटेल में आप वहां पढ़ेंगे। एक और फंक्शन आप प्रोजेस्ट्रॉन का याद रख सकते हैं, एक तो ये प्रेगनेंसी को तो सपोर्ट कर ही रहा है, प्लस आपको ये भी ध्यान रखना है कि मेमोरी ग्लैंड्स पर भी ये एक्ट करता है। हालांकि मेमोरी ग्लैंड्स की जो प्यूबर्टी के टाइम पर ग्रोथ होती है वो मेनली एस्ट्रोजन करवाता है, बट उसके अलावा जो मेमोरी ग्लैंड में मिल्क फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसके लिए जो एल्वियोलाई बनते हैं, है ना, सैक लाइक स्ट्रक्चर मेमोरी ग्लैंड में पढ़ते हैं हम, वो वाला काम प्रोजेस्ट्रॉन कराएगा। तो मतलब इन शॉर्ट प्रोजेस्ट्रॉन प्रेगनेंसी के लिए तैयार करेगा, वो चेंजेस करेगा जो प्रेगनेंसी के लिए जरूरी है, जबकि एस्ट्रोजन बाकी के जो भी फंक्शंस हैं वो सारे करवाएगा। ठीक है, देखिए इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस है। चलिए, तो एफएसएच ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, दोनों हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स है ये। एफएसएच क्या करेगा बताओ। एफएसएच इनमें से ये रहा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओवरी में जो फॉलिकल्स बनती हैं उनको बनवाएगा। एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, मेल्स में इसको आईसीएसएच भी कहते हैं, लीडिंग सेल को स्टिमुलेट करता है टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए। दे रखा है क्या, अच्छा इसका फीमेल में फंक्शन पूछा है तो ये रहा, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करेगा। ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन क्या करेगा बच्चों, प्रोजेस्ट्रॉन अभी बताया मैंने तुम्हें, एंडोमेट्रियम को प्रिपेयर करेगा फॉर इम्प्लांटेशन। एंड एस्ट्रोजन क्या करेगा, दो ऑप्शन बचे हैं हमारे पास, फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स प्यूबर्टी पर होने वाले चेंजेस करवाएगा, यस, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन वॉल ऑक्सीटोसिन का काम है, इफ यू रिमेंबर। ठीक है, तो यहाँ पर ए को फिफ्थ से मैच करना है, बी को फोर्थ से करना है, ए फिफ्थ बी फोर्थ, ये रहा, सी फर्स्ट एंड डी सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, अब टेस्टिस और ओवरी के बाद आ जाते हैं ये जो हमारे एडिशनल हार्मोन्स हैं। मैंने आपको बताया था चैप्टर के शुरू में कि एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो आती ही हैं, प्लस एडिशनली अगर कुछ हार्मोन्स कोई और एक ऐसा ऑर्गन है जिसका मेन फंक्शन कुछ और है बट साथ में वो हार्मोन्स बना रहा है, तो वो भी एंडोक्राइन सिस्टम का ही पार्ट है। ठीक है, तो आपकी बुक में कुछ 2-4 हार्मोन्स दे रखे हैं जो हम अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। जैसे हार्ट से हमने पढ़ा था एक्सक्रीटरी सिस्टम में एएनएफ, जब ब्लड वॉल्यूम जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, रास एक्टिवेटेड होता है तो हार्ट पे लोड बढ़ेगा, तो हार्ट का जो एट्रियम है वहां से एएनएफ सिक्रीट होता है जो कि क्या करता है, रास सिस्टम को रोकता है और वाजो डायलेशन करता है, यानी ब्लड वेसल्स को वापस डायलेट करके ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज कर देता है। ठीक है, उसके अलावा जेजी सेल्स बताई थी क्या मैंने आपको, किडनी में रास सिस्टम पढ़ाते वक्त जो रैनिन बनाती हैं, वही जेजी सेल्स एक और हार्मोन बनाती हैं बच्चों, इरिथ्रोपोइटिन, नाम से ही पता चल रहा है ये आरबीसी का फॉर्मेशन करवाएगा। तो आरबीसी फॉर्मेशन के भी इस चैप्टर में 3 हार्मोन्स हो गए, एक तो हमने पढ़ा थायरोक्सिन ने करवाया था, एक हमने पढ़ा था अभी कॉर्टिसोल ने भी आरबीसी प्रोडक्शन करवाया था, और एक अब आपको ये तो नाम से ही पता चल रहा है इरिथ्रोपोइटिन, ये भी आरबीसी प्रोडक्शन करवाएगा। ठीक है, उसके अलावा हाँ ये हमारे जीआईटी के हार्मोन्स हैं बच्चों, है ना। अब डाइजेस्टिव सिस्टम हट गया, वरना उस चैप्टर में भी मैं ये चीज पढ़ाती हूँ आपको। लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, उनकी जो वॉल है उनसे डाइजेस्टिव जूसेस तो निकलते ही हैं, मतलब एंजाइम्स तो निकलते ही हैं, प्लस उनमें कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं। जैसे मान लो अगर ये स्टमक है तो स्टमक की जो सबसे इनर मोस्ट वॉल है कॉल्यूमनर एपिथेलियम, इफ यू रिमेंबर, इसमें कुछ स्पेशलाइज सेल्स होंगी जो ग्लैंड्स का काम करेंगी, और ग्लैंड्स क्या करेंगी, हार्मोन सिक्रीट करेंगी। ठीक है, तो हमारे जीआईटी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, आपके कोर्स में सिर्फ 4 ही हार्मोन्स हैं, मैं पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी। कौन कौन से, गैस्ट्रिन, सिक्रीटिन, सीसीके जिसका पूरा नाम सीसीके पीजेड होता है क्योंकि ये पेनक्रियाज पे भी एक्ट करता है, और जीआईपी। इसमें से गैस्ट्रिन, सिक्रीटिन और सीसीके ये तीनों तो पॉजिटिव इफेक्ट डालेंगे, स्टिमुलेशंस करेंगे सिक्रीशंस के, और जो जीआईपी है वो नाम से ही पता चल रहा है इनहिबिटरी पेप्टाइड, रोकेगा। इसका एक और नाम लिखवा रखा है मैंने, इसका एक नाम होता है एंटेरोगेस्ट्रॉन, एंटेरोगेस्ट्रॉन। ठीक है, ये हमारे ओवरऑल जीआईटी को इनहिबिट करने का काम करता है। ठीक है, इन सब के डिटेल में फंक्शंस पढ़ने तो लेक्चर में जाकर देख लेना। ठीक, चलिए, तो और उसके अलावा कुछ ग्रोथ फैक्टर्स भी हैं जो हर टिश्यू में बनते हैं जिससे कि उस टिश्यू की ग्रोथ हो सके। तो इस पर मैच द कॉलम क्वेश्चन भी आ सकता है। यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, देख लेते हैं। एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट इन जीआईटी सिक्रीट 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन्स। यस, ये चारों ही पेप्टाइड हार्मोन्स हैं, गैस्ट्रिन, सिक्रीटिन, सीसीके एंड जीआईपी। सही है ये।
गेस्ट्रिन गेस्ट्रिक ग्लैंड्स पे एक्ट करता है, बिल्कुल ठीक है, और HCl और पेप्सिनोजन के सिक्रीशन को बढ़ाता है। दे रखा है क्या एनसीईआरटी में, देखो गैस्ट्रिन का फंक्शन गेस्ट्रिक ग्लैंड पे वर्क करता है, HCl और पेप्सिनोजन, क्योंकि मेन गैस्ट्रिक जूस में क्या है, एक तो HCl है और पेप्सिन एंजाइम है, ठीक है। सिक्रीटीन क्या करता है बच्चों, सिक्रीटीन पेनक्रियाज पे एक्ट करेगा, बट ऑब्वियस एक्सोक्राइन पार्ट पे, एंड स्टिमुलेट करेगा वाटर एंड बाइकार्बोनेट सिक्रीशन को। इसमें एक चीज याद रखना, ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है कि जो दो हार्मोन्स है ना, सिक्रीटीन और सीसी के, दोनों पेनक्रियाज पे एक्ट करते हैं, बट दोनों में फर्क क्या है कि हमारा जो पेनक्रियाटिक जूस है, इस पेनक्रियाटिक जूस में वाटर भी होगा, बाइकार्बोनेट आयंस भी होंगे क्योंकि ये अल्कलाइन है, और प्लस इसमें एंजाइम्स भी होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, जैसे ही फूड डुओडेनम में आता है और सिग्नल्स जाते हैं पेनक्रियाज को, तो सबसे पहले सिक्रीटीन जाता है, और सिक्रीटीन क्या कहता है पेनक्रियाटिक जूस को कि एंजाइम वगैरह तुम बनाते रहे ना, पहले तुम पेनक्रियाटिक जूस भेजो जिसमें वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस खूब सारे हो, जिससे जो स्टमक से फूड आया ना वो एसिडिक है, तो उसको अल्कलाइन बनाया जा सके। तो शुरू में जो पेनक्रियाटिक जूस हमारा निकलता है, इट इज रिच इन वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस, क्योंकि ये सिक्रीटीन ने स्टिमुलेट करा है। फिर इतनी देर में सीसी के पीजेड भी पहुंच जाता है, और वो पेनक्रियास को कहता है कि अब तुम ऐसा जूस भेजो विच इज रिच इन एंजाइम्स। तो जो सीसी के पीजेड है वो क्या करता है, इट स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स, प्लस पीजेड, सीसी के पीजेड नाम क्यों है इसका, क्योंकि पीजेड यानी पेनक्रियाजाइमिन, पेनक्रियाज से एंजाइम्स भेजेगा, और सीसी के वर्ड किसको बता रहा है, कॉलीसिस्टोकाइनिन। कॉलीसिस्टो वर्ड गॉल ब्लैडर के लिए आता है, क्योंकि ये गॉल ब्लैडर में जाकर वहां पर भी सिग्नल देता है कि बाइल जूस को भेजो। अब तुमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा नहीं है, वरना तुम्हें बहुत अच्छे से पता होता कि जैसे ही फूड हमारे डुओडेनम में आता है, दो तरफ से जूसेस आते हैं, एक तरफ से बाइल जूस और एक तरफ से पेनक्रियाटिक जूस, तो दोनों जूसेस को सीसी के पीजेड साथ में स्टिमुलेट करता है, ठीक है, प्लस सिक्रीटीन भी करता है। तो यहाँ पर ये सही है क्या कि सिक्रीटीन जो है वो वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस के सिक्रीशन को बढ़ाएगा, यहाँ दिया नहीं है, वरना अगर एक स्टेटमेंट होता कि सीसी के पेनक्रियाज से एंजाइमेटिक सिक्रीशन को बढ़ाएगा तो वो भी सही होता, ठीक है। जीआईपी इनहिबिट करता है, यस। Hormones produce their effect on target tissue by binding to specific proteins called hormone receptors in the targeted tissue। अभी आगे आएगा कि हमारे हार्मोन सेल्स पर जो काम करते हैं वो कैसे करते हैं, जो भी उनका टारगेट सेल है वहां पर उन हार्मोन्स के लिए डोरबेल लगी रहती है, यानी रिसेप्टर्स लगे रहते हैं, उन पर जाकर ये एक्ट करते हैं। तो यहाँ पर सारे ही स्टेटमेंट सही हैं क्या, यस, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which pair of hormones are the example of those that can easily pass through the cell membrane of target cell। ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, ये है लास्ट टॉपिक से, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, ठीक है। बहुत जिसको ये कंफ्यूजिंग रहता है, नहीं समझ में आता, बहुत अच्छे से मैंने लेक्चर में समझाया है कि कैसे आप ध्यान रखोगे, वहां जाकर देख लेना। यहाँ एक बार मैं रिवाइज करा रही हूँ आपको। मैंने आपको कहा कि 4 तरह के हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में, मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स तो पॉलीपेप्टाइड है, यानी प्रोटीन की चेन्स है। 2 ग्रुप ऐसे बताए थे हार्मोन के जो स्टेरॉइड्स हैं, एक तो कॉर्टिकॉइड्स, नॉट ओनली कॉर्टिसोल, यहाँ सिर्फ कॉर्टिसोल लिखा है बट आप इसको कॉर्टिकॉइड्स कर लेना, सारे जो तीनों तरह के कॉर्टिकॉइड्स है, और सेक्सुअल हार्मोन्स, ये देखो एस्ट्राडायोल इज द नेम ऑफ एस्ट्रोजन, ठीक है, ये स्टेरॉइड है। एक मैंने आपको कहा था जो इमरजेंसी हार्मोन है, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एड्रिनालिन, ये दोनों अमीनो एसिड के डेरिवेटिव है, चेन नहीं है, सिर्फ अमीनो एसिड का डेरिवेटिव है। और थायराइड हार्मोन की क्या खासियत थी बच्चों, इसके पास आयोडीन भी होता है, तो इसको एक अलग कैटेगरी दे दी, आयोडोथायरोनिन, ठीक है। तो इस तरह 4 तरह के हार्मोन्स है केमिकल क्लासिफिकेशन में। अब ये चारों कैसे काम करते हैं देखना, कि इन चारों में से जो हार्मोन्स हमारे प्रोटीन से रिलेटेड है ना, एक तो पॉलीपेप्टाइड और एक अमीनो एसिड डेरिवेटिव, ये वाले जो हार्मोन्स हैं ये कैसे काम करते हैं, इन दोनों का मोड ऑफ एक्शन सेम है। जब भी इनको किसी सेल को सिग्नल देना है, ये सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन पर बाहर ही इनका डोरबेल लगी हुई है, ये अंदर नहीं जाएंगे कभी भी सेल के सिग्नल देने के लिए, ये उस डिलीवरी बॉय की तरह है जो पार्सल लेकर आया है और डोरबेल बजाएगा, यहाँ से कोई आएगा और वो रिसीव कर लेगा उसका मैसेज, ठीक है, अंदर नहीं जाते कभी भी सेल के। तो सेल मेम्ब्रेन पर इनके रिसेप्टर लगे हुए हैं, ये हार्मोन है, ये यहाँ पर आकर अटैच होगा। जैसे ही हार्मोन यहाँ आकर अटैच हुआ, ये कौन से हार्मोन है, ये है हार्मोन 1st एंड 4th कैटेगरी वाले, ठीक है। जैसे ही हार्मोन अटैच होगा तो क्या होगा, सेल में एक सेकंड मैसेंजर जनरेट होगा। फर्स्ट मैसेंजर कौन है, फर्स्ट मैसेंजर खुद हार्मोन है,
मैसेज कौन लेकर आया कि भाई सेल में कुछ चेंज करवाना है, जो भी उस हार्मोन का काम है। तो हार्मोन खुद यहाँ पर फर्स्ट मैसेंजर है। जैसे ही वो अपने रिसेप्टर पर अटैच होगा यानी डोरबेल बजाएगा, सेल में से एक सेकंड मैसेंजर क्रिएट होगा। सेकंड मैसेंजर कौन कौन होते हैं, या तो साइक्लिक एएमपी, या कैल्शियम, या एक और लिख रहा है थ्योरी में देखना आइनोसिटॉल फॉस्फेट, IP3 बोलते हैं इसको। ठीक है, ये पूछते हैं नीट में कि सेकंड मैसेंजर कौन कौन से होते हैं सेल में। ओके, जैसे इनमें से कोई बनेगा उसके अकॉर्डिंग सेल में रिस्पॉन्स जनरेट होगा और सेल का फंक्शन होगा। जैसे अगर FSH आया है तो FSH का काम है ओवरी में फॉलिकुलर ग्रोथ करवाना, जिसका जो भी काम है वो हो जाएगा। तो ये तो एक मोड ऑफ एक्शन हुआ। अब जो बाकी दो हार्मोन बचे ना बीच की दो कैटेगरी के, कौन से दो हार्मोन बचे, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड स्टेरॉइड्स थे और थर्ड वो है आयोडीन वाला। मैंने तुम्हें कहा था कि इसको एक्टिवेट होने के लिए सेल के अंदर जाना पड़ेगा डीआयोडीनेशन के लिए, तो बट ऑब्वियस उसे भी सेल के अंदर जाना है। और स्टेरॉइड्स तो लिपिड डेरिवेटिव है, यू नो लिपिड मॉलिक्यूल्स कैन इजीली क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, तो वो बिना किसी रोक टोक के सीधा अंदर आ जाएंगे सेल के। ठीक है, और ना सिर्फ सेल के अंदर बल्कि सेल का जो डायरेक्टर है न्यूक्लियस मालिक, उसके अंदर जाएंगे सीधा, और वहां पर उसके रिसेप्टर है। देखो हार्मोन रिसेप्टर कहाँ है, न्यूक्लियस के भी अंदर, कई बार तो जीनोम पर ही होता है सीधा ये रिसेप्टर। ठीक है, तो सीधा बिना किसी रोक टोक के अंदर जाकर अपना मैसेज देंगे, कोई सेकंड मैसेंजर की जरूरत नहीं है। सीधा डीएनए को पता चल जाएगा कि क्या करना है और उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स जनरेट होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको पता है ना, जब भी डीएनए से पहले mRNA बनता है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, फिर mRNA से प्रोटीन बनती है ट्रांसलेशन के थ्रू, फिर वो प्रोटीन अपना काम करवाती है। जिसने जेनेटिक्स पढ़ा है उसको ये पार्ट पता होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, जब आप पढ़ोगे तो यू विल कम टू नो। ठीक है, तो बस ये मोड ऑफ एक्शन है हॉर्मोन्स का। इस पर बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आता है आप बहुत इजीली कर सकते हो। देखो, which pair of hormones are example that can easily pass through cell membrane, यानी जो सीधा सेल के अंदर जाएंगे और इनके रिसेप्टर कहाँ है, सेल के अंदर है, मोस्टली न्यूक्लियस के भी अंदर। तो एक तो कॉर्टिसोल, एक टेस्टोस्टेरॉन, दोनों स्टेरॉइडल हार्मोन से, दोनों को टिक कर दूं। इसमें इंसुलिन गलत है, दोनों ही गलत है, यहाँ पर भी ये दोनों गलत है। ठीक है, then what is correct to say about the hormone action in human? ठीक है भाई, in female FSH first bind with receptor on ovarian cell membrane, yes अभी देखा हमने। FSH स्टिमुलेट करता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन के सिक्रीशन को प्लेसेंटा से, नहीं प्लेसेंटा से भी होते हैं ये सिक्रीट, हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं, बट वहां पर FSH स्टिमुलेट नहीं करता। ठीक है, ग्लूकागॉन इज सिक्रीटेड बाय बीटा सेल्स, बेटा इंसुलिन बनाता है, गलत। सिक्रीशन ऑफ थाइमोसिन इज स्टिमुलेटेड विद एजिंग, नहीं भाई एजिंग के साथ साथ तो थाइमोसिन कम होता जाता है। तो यहाँ पे द करेक्ट वन इज ऑप्शन ए। ठीक है, अब मैच द कॉलम कर लो। एडिनोहाइपोफाइसिस, इसमें बस इतने क्वेश्चन है क्या मोड ऑफ एक्शन के? ठीक है, कोई नहीं, मोड ऑफ एक्शन के डायग्राम बेस्ड या कैसा भी क्वेश्चन आए तुम कर लेना। अब यहाँ पर मैंने कुछ एडिशनल क्वेश्चन डाल दिए, ये रहा ना एक क्वेश्चन, पहले ये कर लेते हैं। देखो ये रहा, इसमें तुमसे पूछ रहे हैं कि अगर रिसेप्टर सेल के सरफेस पर ही लगा हुआ है तो बताओ ये कौन सा हार्मोन होगा। तो यहाँ पर ए कौन सा हार्मोन हुआ बच्चों, स्टेरॉइडल हुआ क्या? नहीं। प्रोटीन हार्मोन, यस। तो ये दोनों में से बी क्या है, इसका रिसेप्टर है, तो ये रहा। और सी सेकंड मैसेंजर है, सेकंड मैसेंजर साइक्लिक एएमपी हो सकता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, या इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ए क्या है यहाँ पर, ए अभी देखा था हमने, ए को डीएनए मत कर देना तुम, डीएनए से बनने वाला प्रोडक्ट है, तो ए इज mRNA। बी क्या है, न्यूक्लियस। सी क्या है, दिस इज हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और डी क्या है, खुद एक हार्मोन। क्या ये हार्मोन प्रोटीन हो सकता है? नहीं, दिस इज अ स्टेरॉइडल हार्मोन। ठीक है, तो या तो इस तरह के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे, या देखो एक क्वेश्चन ये रहा, द इवेंट्स इन द मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन हार्मोन्स आर लिस्टेड बिलो। बताओ भाई, अगर एक प्रोटीन हार्मोन एक्ट कर रहा है तो कैसे करेगा? आपको सही सीक्वेंस बनानी है। सबसे पहले वो अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा, उसके बाद सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करेगा, उसके बाद बायोकेमिकल रिस्पॉन्स आएगा और फिर फिजियोलॉजिकल आएगा। फर्क क्या है दोनों में, देखो जरा यहाँ पे देखो डायग्राम में, कितना अच्छा क्वेश्चन है। कई बार हम ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि केमिकल जनरेट हुआ है ना, तो केमिकल जो रिस्पॉन्स जनरेट करेगा वो बायोकेमिकल, और उस बायोकेमिकल की वजह से सेल से जो बॉडी पर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होगा वो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। तो पहले बायोकेमिकल, बाद में फिजियोलॉजिकल। ठीक है, तो यहाँ पर हम सही सीक्वेंस बना दें, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड एंड सेकेंड, ये रहा ऑप्शन सी। ठीक है, देन
विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अच्छा हाँ, बस ये हो गए आपके हार्मोन से रिलेटेड फंक्शन, मतलब उसके मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब थोड़े से मैंने यहाँ पर लास्ट में मिक्स क्वेश्चंस डाल रखे हैं एक थॉरो रिवीजन के लिए कि तुम सब कुछ कोरिलेट कर सकते हो क्या। 4-5 क्वेश्चंस हैं वो और देख लेते हैं। देखो फटाफट करेंगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है। एडी देखते हैं याद आता है क्या तुम्हें। एडिनो हाइपोफाइसिस एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन, ये नया नाम आ गया क्या कोई? ध्यान रखो, ग्रोथ हार्मोन का नाम है सोमैटोट्रोपिन। सोमैटोस्टेटिन हाइपोथैलेमस का हार्मोन था, वो ग्रोथ हार्मोन इनिबिटरी हार्मोन था। ये है सोमैटोट्रोपिन ग्रोथ हार्मोन। और जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन होता है ना बच्चों, उसका नाम होता है सोमैटोक्राइनिन। ये बहुत मिलते जुलते वर्ड्स हैं, ये है नहीं तुम्हारे कोर्स में बट तुम ध्यान रख सकते हो। और GHIH का नाम क्या बताया मैंने? सोमैटोस्टेटिन, सोमैटोस्टेटिन रोकने वाला। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है, ये दोनों हाइपोथैलेमस के हार्मोन है। तो A को 2 से मैच कर दो, मेड्यूला से इमरजेंसी हार्मोन बनवा दो, पैराथायराइड से, पैराथायराइड ग्लैंड से, ये क्या हुआ, गड़बड़ हो गई। कैल्सिटोनिन कहां से कर दिया भाई? गलत है, पैराथायराइड ग्लैंड से कैल्सिटोनिन थोड़ा ना आएगा, कैल्सिटोनिन तो थायराइड से आएगा, यहाँ पर PTH होना चाहिए था, ठीक है। तो इसको 4 से कर दो और थाइमस ग्लैंड को थाइमोसिन से। तो A का 2 B का 1, A का 2 B का 1 यहीं पर है, C4 एंड D3। नेक्स्ट क्या है? सोमैटोस्टेटिन ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन की बात हो रही है, तो ये हाइपोथैलेमस से आएगा क्या? और किस पर एक्ट करेगा? हाइपोथैलेमस तो दिख नहीं रहा हमें, तो हम एक बार को मान के चल लेते हैं कि शायद ये इसकी बात कर रहा है, क्योंकि ये एक्ट किस पर करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। फिर भी और देखते हैं। मिलेटोनिन कहां से आया था? याद करो, मिलेटोनिन जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करता है, पीनियल ग्लैंड से, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन कहां से आया था? एड्रीनल कॉर्टेक्स से। प्रोजेस्ट्रॉन को कौन सिक्रीट करता है? ओवरी में कॉर्पस ल्यूटियम। और HCG प्लेसेंटा से सिक्रीट होता है, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है। फिर यहाँ पर अच्छा ओके, सोमैटोस्टेटिन ना ये इससे मैच करेंगे बच्चों, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था ना कि आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में डेल्टा सेल्स भी होती हैं, और डेल्टा सेल्स भी क्या बनाती हैं? डेल्टा सेल्स सोमैटोस्टेटिन को बनाती हैं। तो A को 5 से करना पड़ेगा, बट डोंट वरी, जो NCERT में नहीं है वो तुमसे नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो A का 5 दो ऑप्शंस में है, B का 1, C का 4 वो रहा, तो ऑप्शन D हो जाए, ठीक है। हाइपोथैलेमस से इनमें से क्या निकल रहा है? ये था क्या? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। एक्रोसोम, ये स्पर्म का यहाँ पे क्यों आ गया? एक्रोसोम में स्पर्म लाइसेंस होते हैं, इसको जाने दो अभी। ग्राफियन फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल बच्चों एस्ट्रोजन को बनाती हैं। लीडिक सेल्स बताया था, पार्चुरेशन रिलैक्सिन। ये थोड़े से है ना मिक्स क्वेश्चन है, जिन्होंने अभी सिर्फ 11th पढ़ा है वो अभी ये दोनों क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, इससे पहले वाला और ये, क्योंकि इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन की भी चीजें आ रही हैं। बट जिनका पूरा कोर्स हो चुका है उनको आना चाहिए, है ना। वो ये एक्सक्यूज नहीं देंगे कि मैम हमें तो याद नहीं, हमें तो रिवाइज करना पड़ेगा। रिवीजन करते हो तो इस तरह से किया करो कि वो चीजें जब अचानक से तुमसे पूछी जाए तो तुम्हें याद आ जाए, ठीक है। A का 4 B का 1, A का 4 B का 1, C2 D का क्या है 5, ये रहा ऑप्शन D, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हाइपोथैलेमस, फिर से आ गया, ये रहा GnRH। एंटीरियर पिट्यूटरी से ये दोनों निकलते हैं, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरॉन, ओवरी से एस्ट्रोजन। A का 4th B का 2nd, A 4th B 2nd, ये रहा ऑप्शन A, ठीक है। सिंपल, बस ये 4-5 क्वेश्चन मैंने इसलिए डाले एक थॉरो रिवीजन के लिए कि तुम्हें याद आ रहा है क्या। मुझे तो याद है कि कौन सी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकल रहा है, तुम्हें याद आना चाहिए। अगर तुम्हें आ रहा है तो मतलब चैप्टर एकदम कंप्लीट है, आगे बढ़ जाओ। नहीं आ रहा याद तो इसके शॉर्ट नोट्स बना के रखो, हर ग्लैंड के सामने उसके हार्मोन लिखकर एक टेबल बनाओ, उसको डेली या हर थोड़े दिन में रिवाइज करो, तब पक्का होगा, ठीक है। अल्फा सेल से ग्लूकागॉन, बीटा से इंसुलिन, लीडिक से टेस्टोस्टेरॉन, और ये रहा। तो A 2nd B 3rd C 4th, ऑप्शन D फिर से, ठीक है। क्लियर? ये डिसऑर्डर्स पे आ गया एक क्वेश्चन। क्रेटिनिज्म थायराइड डेफिशिएंसी से हुआ था, थायरॉक्सिन भी है थायराइड भी है, दोनों दे दिया, थायरॉक्सिन कर देते हैं, ठीक है। ऐसे कभी नहीं आएगा, इस क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम है। एक्रोमेगैली ग्रोथ हार्मोन, डायबिटीज इंसिपिडस है ADH, और गोइटर थायराइड का स्वेलिंग, ठीक है। तो A का 2nd B का 1st, A 2nd, ये क्या हुआ, A 2nd B 1st दिया ही नहीं इन्होंने, है ना, वो इसीलिए क्योंकि इन्होंने A को 3rd से मैच कर दिया। नहीं, रॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है एक तरह से, इसको हटा ही दो तुम, ठीक है। नेक्स्ट, कॉर्पस ल्यूटियम, प्रोजेस्ट्रॉन, पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन, पेनक्रियाज इंसुलिन, मेड्यूला से एड्रेनालिन। A 2nd B 3rd,
A सेकंड, B थर्ड, C फर्स्ट एंड D फोर्थ। ठीक है, डन। लास्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीटोसिन कहां से सिक्रीट हुआ था, याद है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। फंक्शन गलत है, ग्रोथ थोड़ा ना करवाता है, ये तो मेमोरी ग्लैंड से मिल्क इजेक्शन करवाता है। ग्रोथ तो कौन करवाता है? एस्ट्रोजन। फिर बाद में मिल्क सिक्रीशन कौन करवाता है? प्रोजेस्टेरॉन। ये मिल्क इजेक्शन करवाता है। मिल्क सिक्रीशन मतलब मिल्क एल्वियोलाई का फॉर्मेशन, और मिल्क इजेक्शन मतलब ऑक्सीटोसिन। ठीक है, मेलाटोनिन पीनियल ग्लैंड से आता है। क्या ये हमारी नॉर्मल रिदम को मेंटेन करता है? यस। प्रोजेस्टेरॉन कॉर्पस ल्यूटियम से आता है। क्या ये फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करता है? नहीं, ये काम एस्ट्रोजन का है, प्रोजेस्टेरॉन का नहीं है ये काम। ANF एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, यहीं पे गड़बड़ हो गई, वेंट्रिकुलर वॉल से थोड़ी ना आता है, एट्रियल वॉल से आता है। तो भाई यहाँ तो सिर्फ एक ही सही है, दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर खत्म। यू हैव टू प्रॉमिस मी कि इस चैप्टर के जैसे अभी लास्ट में हमने जो 4-5 क्वेश्चंस किए हैं, वैसे खूब सारे क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस में कमी मत रखा करो बच्चों। अगर तुम्हें लगता है जहाँ पे भी तुम पढ़ रहे हो वहाँ के मॉड्यूल्स तुम्हारे पूरे हो गए हैं, तो बायो में उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा करने से इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। आजकल तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, या तो आपको एक बुक बाय करके रखो हमेशा अच्छे एमसीक्यूज की, जिसमें हर तरह के एमसीक्यूज हो, उससे प्रैक्टिस किया करो। या आपने कोई प्लेटफॉर्म ऐसा ले रखा है जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अवेलेबल हैं, तो वहां से करो। बट मैटर ये करता है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और अच्छे क्वेश्चन, ऐसे नहीं बहुत पुराने जमाने के बस फालतू के क्वेश्चन है, वो देख के पता चल जाएगा तुम्हें, है ना? जैसे हम इसमें करते हैं सीरीज में, उसी तरह के मिक्स क्वेश्चन होने चाहिए। तो जितना हो सके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करो, एनसीईआरटी से रिवाइज किया करो, तब आपकी बायो अपने आप पक्की हो जाएगी, और आपको फिर बायो में अच्छे मार्क्स आएंगे, 360 आउट ऑफ 360। तो यहाँ पर हमारा 11th का सिलेबस हो गया है कंप्लीट, है ना? हमने सारे लेक्चर्स भी पढ़े, पूरे टॉपिक्स भी पढ़े, और यहाँ पर हमने सीरीज में हर चैप्टर के जो 19 चैप्टर्स आपके 11th में हैं उनके क्वेश्चंस भी कर लिए। बट अभी सीरीज ओवर नहीं हुई है, नेक्स्ट सेशन से विल स्टार्ट विद द क्लास 12th चैप्टर्स। उसको भी हम इसी तरह से एक एक चैप्टर के क्वेश्चंस विद एनसीईआरटी रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो आप अपना जो भी अभी तक का है पार्ट उसको कर लो, थोड़ा रिवाइज कर लो 12th के लिए, देन वी स्टार्ट। ओके, गुड बाय।